तो इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो देखते हैं। अभी तक हमने फ्रंट एंड बना लिया ई कॉमर्स का काफ़ी हद तक, और इस बार हम बैक एंड स्टार्ट करेंगे जिसमें हम APIs, डेटाबेस सब कुछ देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ चेंजेस करूँगा। अभी तक हम देख रहे हैं कि हम डिस्पैच कर रहे हैं और वहाँ से एक एक्शन भेज रहे हैं। तो ये जो डिस्पैच होता है ये काफ़ी सिंक्रोनस है, मतलब इस डिस्पैच को हम किसी तरह से डिले नहीं कर पाते। तो मैं इसके लिए कुछ एक्शन क्रिएटर्स बनाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ चेंज ऑर्डर विद कार्ट, जो कि चेंज ऑर्डर कार्ट एक्शन को थोड़ा सा डिले करेगा। डिले क्यों करना चाहते हैं हम, ये हमको समझ में आएगा, क्योंकि APIs जनरली एक डिलेड रिस्पॉन्स देती हैं बैकएंड से। तो मैं यहाँ पे रिटर्न डिस्पैच लिख देता हूँ। इसको क्या क्या चाहिए, कार्ट के आइटम्स चाहिए पेलोड में, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं सीधे इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लूँगा। तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जो बेसिकली वही काम कर रहा है। तो कार्ट आइटम्स और डिस्पैच मैं इसमें पास कर देता हूँ, यही दोनों चीज़ें चाहिए उसमें। तो एक तो ये डिस्पैच चाहिए और एक पेलोड में कार्ट आइटम्स, तो वो आर्ग्यूमेंट की तरह भेज दिया। तो अभी भी ऐड टू कार्ट, क्वांटिटी चेंज, ये सब काम कर रहा है। चेंज ऑर्डर टू कार्ट आप देख रहे हो एकदम ऑर्डर में चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और फिर यहाँ पे कुछ, तो आप देखोगे ऑर्डर नहीं आया। तो ये डिस्पैच यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है ऑर्डर को चेंज करने के लिए। तो अब मैं एक थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूँ और मैं डिस्पैच यहाँ पास कर देता हूँ। एज आउटर डिस्पैच में ही मैं ये एक्शन क्रिएटर फंक्शन डाल देता हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पे डिस्पैच पास करने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये रिटर्न में आप एक फंक्शन रिटर्न कर सकते हो जिसमें डिस्पैच अपने आप फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरह आ जाएगा। तो ये फंक्शनलिटी हमको अपने आप रिडक्स प्रोवाइड करता है। तो टूल किट में ये फंक्शनलिटी होती है, जो इसको थंक बोलते हैं बेसिकली, एक ऐसा फंक्शन जो चीज़ों में डिले ला सके। तो अब आप देखोगे तो यहाँ भी ये सही से फंक्शन कर रहा है, तो यहाँ डिस्पैच की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्पैच आप कर सकते हो पूरे फंक्शन को। तो एक बार ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले डिस्पैच है, डिस्पैच में आप जो भी फंक्शन डिस्पैच कर रहे हो, जैसे चेंज ऑर्डर विद कार्ट को डिस्पैच कर रहे हो, तो उस फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे, तो रिटर्न करोगे जो फंक्शन, उसमें अपने आप डिस्पैच एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो अपने आप यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो अब इसी चीज़ को थंक बोलते हैं, रिडक्स थंक। अगर आपने पहले कभी स्टडी किया है, अभी वो कंसिडर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका फ़ायदा मैं दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे टाइम आउट पुट कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो जैसे जब हमने कोई भी चीज़ की, जैसे मैंने इसमें कार्ट में कुछ ऐड किया, तो अब कुछ सेकंड बाद ऑर्डर अपडेट हुआ, आपने देखा होगा कुछ डिले था। जैसे मैं क्वांटिटी चेंज करता हूँ तो अब थोड़ी देर बाद क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो अभी तो मैं केवल सेट टाइम आउट से ये चीज़ दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअली में जब API बैकएंड से डेटा आएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ डिले होता है नेटवर्क में, आपकी इंटरनेट स्पीड या नेटवर्क की वजह से। तो वो डिले को हम कैसे कंपनसेट करें, तो हम इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे और उससे हमारा फ्रंट एंड अपडेट होगा कुछ डिले के बाद। तो इसीलिए ये हमें लगाना पड़ रहा है, और धीरे धीरे हम सारे एक्शंस को ही इस डिलेड पैटर्न में पुट कर देंगे। तो वही मैं कर रहा हूँ। जैसे ऐड टू कार्ट आप डिस्पैच से सर्च कर लीजिए, और ऐड टू कार्ट मैंने कितनी जगह, 2 जगह शायद यूज़ किया था। एक तो होम पेज पे है और एक डिटेल्स पेज पे है। तो इसको मैं अब रिप्लेस कर दूंगा, जो भी हमारा ऐड टू कार्ट नया होगा। तो मैं एक्शन क्रिएटर फंक्शन बोल रहा हूँ इनको, क्योंकि ये एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो इनके आगे मैं एक सफिक्स लगा देता हूँ, मैं AC लिख देता हूँ, जिसका मतलब है कि एक्शन क्रिएटर। एक्शन क्रिएटर वो फंक्शंस हैं जो आपको फाइनली डिस्पैच करके एक्शंस दे रहे हैं। वैसे एक्शन क्रिएटर केवल आपको एक्शन रिटर्न करता है, बट अभी के लिए मैं सेम नेम यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड टू कार्ट कर दिया, और ऐड टू कार्ट में आपको क्या चाहिए होता है, जो नया आइटम आप कार्ट में ऐड करना चाहते हो, बेसिकली ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम सीधे ऐड टू कार्ट AC कर लेते हैं, और इसमें हम डिस्पैच में वो पास कर देते हैं, और यहाँ प्रोडक्ट पास कर देंगे एज ए आर्ग्यूमेंट। तो वही स्ट्रक्चर है डिस्पैच में, सीधे फंक्शन, और यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं, और पेलोड में भी प्रोडक्ट पास कर देता हूँ। तो ये भी उसी तरह से बिहेव करेगा अल्टीमेटली। तो इससे भी आपकी फंक्शनलिटी प्रॉपर चलनी चाहिए। एक जगह प्रोडक्ट डिटेल्स में भी हमने ये यूज़ किया हुआ है, तो इसको भी आप रिप्लेस कर दीजिए, और यहाँ ऐड टू कार्ट AC ये फंक्शन और प्रोडक्ट पास कर दें। तो ये भी चल रहा होगा। इस तरह से एक एक करके मैं सारे फंक्शंस प्रॉपरली रिप्लेस कर देता हूँ। तो चेंज क्वांटिटी AC, और इसमें आप चेंज क्वांटिटी वाला टाइप डिस्पैच करेंगे, और सर्च कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे चेंज क्वांटिटी है। तो जैसे कार्ट पेज में ही हम एक जगह क्वांटिटी चेंज कर सकते थे, तो वहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ डिस्पैच में मैं
चेंज क्वांटिटी AC, और अंदर ये जो पेलोड है ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी करता हूँ और वो पास कर देता हूँ। वैसे ये हमारा मॉडिफाइड प्रोडक्ट ही है जिसका क्वांटिटी चेंज हो चुकी है, तो मैं इसको पास कर रहा हूँ। और चेंज क्वांटिटी यहाँ पे मैं आइटम बोल दूंगा इसको, और यही पेलोड में हम आइटम भेज देंगे, तो पूरा फ्लो वैसा ही रहेगा। तो ये भी रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट क्या है, ऐड एड्रेस है। तो ऐड एड्रेस का भी एक बना लेते हैं फंक्शन। तो ऐड एड्रेस AC, इस तरह से सर्च कर लेता हूँ ऐड एड्रेस कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे ऐड एड्रेस है और उसमें ऐड एड्रेस AC इस तरह से कॉल कर लेते हैं और उसमें एड्रेस पास कर देते हैं। तो वही एक प्रोसेस है, आपको रिपीट करते जाना है। सभी जितने भी एक्शंस आपने बनाए थे सेम चीज़ आप बार बार रिपीट करते जाओ। तो ये नीडेड है क्योंकि बैकएंड में हमको जब तक डेटा नहीं आता है तब तक डिस्पैच नहीं करना है। तो हम जो इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कार्ट में कुछ ऐड कर रहे हैं, उसके और एक्चुअल डिस्पैच होने के बीच में हमको बैकएंड से डेटा लाना पड़ेगा, तो उसमें ये डिले हमको चाहिए होगा, इसलिए हम ये ऐसे थंक फंक्शंस बना रहे हैं। तो सेट शिप एड्रेस नेक्स्ट है, उसको भी मैं उसी फॉर्मेट में कर रहा हूँ और उसको हम रिप्लेस कर देंगे इस फंक्शन से। फिर प्लेस ऑर्डर, इसमें ऑर्डर आएगा, पेलोड में ऑर्डर आएगा, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर टाइप आएगा। यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ प्लेस ऑर्डर AC और इसमें हम ऑर्डर पास कर देंगे। नेक्स्ट जो एक्शन है जिसको हमको बदलना है वो है एम्प्टी कार्ट। तो एम्प्टी कार्ट AC बना लेते हैं। इसमें पेलोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं सीधे इसको ये पास कर देता हूँ और जहाँ पे ये कॉल हुआ है वो सर्च कर लेते हैं। तो जहाँ ऑर्डर हुआ था उसके बाद में कॉल हुआ है, तो इसमें बस हम एम्प्टी कार्ट AC विदाउट एनी आर्गुमेंट, इसमें कोई आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है पेलोड में, तो ये पास कर देते हैं। तो ये भी रिप्लेस हो गया। फाइनली रिमूव आइटम, तो रिमूव आइटम AC हम बना लेते हैं। इसमें जो आइटम रिप्लेस हुआ होगा, हटाया गया होगा, और पेलोड में हम आइटम पास कर देते हैं और यहाँ पे रिमूव आइटम टाइप पास कर देते हैं। तो सर्च करते हैं ये कहाँ यूज़ हुआ था एक्शन, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को पुट कर देंगे, रिमूव आइटम AC और आइटम पास कर देते हैं। तो अब सारे एक्शंस हमने रिप्लेस कर दिए हैं प्रॉपरली, तो ये एक सही तरीका है। अब इसके बाद हम बैकएंड ला सकते हैं। डिस्पैच में एक बार आप और सर्च कर लीजिए कि किसी भी पेज में टाइप डिस्पैच ना बचा हुआ एक्सेप्ट फॉर जो ये जहाँ पे डिफाइंड है। तो मैं वो डिलीट कर रहा हूँ जहाँ एक्स्ट्रा डिस्पैचेस थे, केवल एक में ही टाइप होगा जो अभी एक्शन वाला हमारा पेज है। और पूरी फंक्शनैलिटी चला के देख लेते हैं। ऐड हो रहा है कार्ट में, क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी सब दिखाई दे रहा है। यूज़ एड्रेस में क्लिक करते हैं तो एक नया एड्रेस ऐड करके देख लेते हैं। तो एड्रेस भी ऐड हो रहा है। इसमें सेलेक्ट करते हैं तो कुछ एरर आया है क्योंकि यहाँ पे मेरे को सेट एड्रेस नहीं दिख रहा है, किसी में भी नहीं दिख रहा है इनफैक्ट। तो जो सेट शिप एड्रेस था, कहीं उस फंक्शन में कुछ गलती है, वो प्रॉपर नहीं बना है। रिमूव भी प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ज़्यादातर फंक्शन ऐड एड्रेस तक काम कर रहे हैं, अब सेट शिप एड्रेस काम नहीं कर रहा। प्लेस ऑर्डर और ये सब तो हम लास्ट में चेक कर पाएंगे। तो सेट शिप एड्रेस को सर्च करते हैं। यहाँ पे तो हमने केवल टाइप बदला था और एड्रेस लिखा है, तो आई गेस यहाँ कोई इशू नहीं है। सर्च करते हैं इस फंक्शन का यूज़। तो यहाँ पे हमने ऐड एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे एड्रेस लिखना था, तो यही एक मिस्टेक थी। अब इसमें हम पे नाउ करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, तो अब आप देख रहे हो एड्रेस सही से साइड में आ रहा है, वो सेट भी हो रहा होगा। प्लेस ऑर्डर करते हैं तो ऊपर कार्ट एम्प्टी भी हो रहा है, तो एम्प्टी फंक्शन भी चल रहा है, और ऑर्डर्स में यहाँ ऑर्डर भी दिखाई दे रहा है। तो सारे फंक्शंस अब जो चेंज्ड है वो सही से चल रहे हैं, एक बार हमने पूरा चेक कर लिया है। अब हम बैकएंड स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं बैकएंड नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ। शुरू में हमने फ्रंट एंड में रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाया था, आपको याद हो तो। बैकएंड में मैं एक नोड प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो CD से आप डायरेक्टरी चेंज करके उसमें चले जाइए, फिर npm init से जैसे हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं सब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए। अब मैं पैकेजेसन यहाँ बन जाएगा, जो भी डिफ़ॉल्ट नोड का पैकेजेसन होता है। तो इसमें आप देखोगे एक स्क्रिप्ट इस तरह से कुछ होगा। एक फ़ाइल बना लेते हैं index.js, जो हमारे सर्वर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और इसमें कुछ कोड हम लिख देते हैं। उससे पहले npm से ज़रूरी चीज़ें इंस्टॉल कर लें, जैसे हम एक्सप्रेस सर्वर यूज़ करेंगे, mongoose करेंगे, ये तो कंपलसरी है, 2 चीज़ें हम जनरली यूज़ करते ही हैं। तो मैं constant express
रिक्वायर एक्सप्रेस, इस तरह से एक्सप्रेस इनिशियलाइज कर रहा हूँ। फिर कांस्टेंट mongoose रिक्वायर mongoose, इसको भी रिक्वायर कर रहा हूँ। और ऐप मैं बना रहा हूँ एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस सिंपली। और ऐप में डॉट लिसन जो सबसे ज़रूरी है, इसमें आप एक पोर्ट आप डिफाइन करोगे जिस पे आपका सर्वर चलेगा, और एक कॉल बैक फंक्शन जो बताएगा कि सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो पोर्ट भी एक कांस्टेंट में आप पुट कर दीजिए। अभी मैं 8080 मेंशन कर रहा हूँ। और फिर कंसोल लॉग में कॉल बैक में हम लिख देते हैं कि सर्वर यहाँ पे लिसन कर रहा है, तो लिसनिंग टू पर्टिकुलर पोर्ट, तो जो आपका पोर्ट नंबर है वो यहाँ पास कर दें। तो अब अगर सर्वर चलेगा तो ये कंसोल लॉग हमारे पास आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा सर्वर है। और एक इसमें पाथ बना लेते हैं, एक गेट एपीआई स्लैश पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉल बैक में आर्ग्यूमेंट्स हैं, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में एक हेलो एंटर कर देते हैं। तो एक सिंपल सर्वर जैसा हम एक्सप्रेस में हमेशा बनाते हैं। और एक स्टार्ट स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं जो कि हम npm start से कॉल करेंगे, और इसमें लिख देते हैं node index.js, ताकि npm start से ये हमारा नोड डायरेक्टली index.js को चला ले। तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सी फाइल चलानी, सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट npm start पिकअप करना चाहेगा। तो npm start रन करते हैं। तो अभी लिसन टू पोर्ट 8080 यानी सक्सेसफुली चल गया है सर्वर। 8080 पे चला के देखते हैं लोकल होस्ट। तो यहाँ पे आपको हेलो जो /API थी गेट की, उससे हेलो आ रहा है, तो मतलब सर्वर इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम इसको कुछ मीनिंगफुल चीज़ें दे सकते हैं। जैसे mongoose का मैं एक स्कीमा दूंगा। तो स्कीमा हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है। ये डेटा स्ट्रक्चर जैसे भी डेटाबेस है उसका एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कलेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो कांस्टेंट स्कीमा mongoose जैसे यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे इससे स्कीमा, और अलग अलग स्कीमा बनाएंगे। तो स्कीमा आप सोच सकते हो जो आपने स्टेट्स या रिड्यूसर्स बनाए थे फ्रंट एंड में वैसे ही स्कीमा होंगे, पर ये बैक एंड का डेटा डिफाइन करेंगे। तो जैसे प्रोडक्ट स्कीमा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैसे प्रोडक्ट थे। तो जो फ्रंट एंड में आपने फील्ड्स लिखे हैं काफ़ी कुछ वैसा ही है, बट यहाँ पे थोड़ा वैलिडेशन अपने आप हो सकता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है इन सब के आगे, तो मैंने एक एग्जांपल कॉपी कर लिया है। तो नेम, कैटेगरी, प्राइस, ये 3 चीज़ें तो हमने पुट कर दी हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ सेकंड ऑप्शन में आप टाइम स्टैम्प ट्रू दे सकते हो, जिसका मतलब होता है क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, अपने आप डेटाबेस में बनेगा जब भी कोई एंट्री आप करोगे। ये डेटाबेसेस में काफ़ी ज़रूरी होता है टाइम देना। रेटिंग भी था एक फील्ड। इसके अलावा क्या क्या फील्ड थे आप जाके एक बार फ्रंट एंड में भी चेक कर सकते हैं। मुझे जितने याद आ रहे हैं मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। इमेज था, इमेजेस का एक एरे था, एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो ये सब तो बहुत सिंपली हमने लिखा है। जैसे स्ट्रिंग लिखा है तो ये बताता है कि स्ट्रिंग है। ऐसे आईडी है तो आईडी को इसमें ऑब्जेक्ट आईडी बोला जाता है, पर अभी मैं मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही हर स्कीमा में। तो फ्रंट एंड में एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या था, और वैसा ही हम एक स्कीमा बना देंगे। तो आप ये देख रहे हो कितने सारे फील्ड हैं। जैसे कलर साइज है जो हमने मिस कर दिया, डिटेल्स है, ये 3-4 चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बाकी सब तो शायद हमने डिफाइन कर दिए। तो कलर है वो भी एक स्ट्रिंग है बट इसमें लिमिटेड है, तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ रेड, ग्रीन, ब्लैक। तो इन तीनों में से ही एक वैलिड इनपुट होगा, वरना वो डेटाबेस में एंटर नहीं होगा। SML 3 साइजेस हैं, और डिटेल्स एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टी है। इतना लंबा वैलिडेशन अगर आपको नहीं करना हो तो डिटेल्स को एक सिंपली आप ऑब्जेक्ट की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग लिखा है वो एक्चुअली में क्या है, टाइप स्ट्रिंग है। इसको ऐसे लिखने से फ़ायदा है कि और कंस्ट्रेंट भी हम पुट कर सकते हैं, जैसे रिक्वायर्ड ट्रू कि ये फील्ड रिक्वायर्ड, ये इसके बिना एंट्री ना की जाए। ऐसे ही टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू, कैटेगरी भी रिक्वायर्ड है, इसमें टाइप नंबर, रेटिंग भी नंबर में आएगी, ये भी रिक्वायर्ड है। कलर वगैरह में तो ये 3 वैल्यू ही होंगी, तो ये अपने आप में ही डिफ्रेंशिएट करता है। इमेजेस भी रिक्वायर्ड है और ये भी रिक्वायर्ड है। तो ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड हैं, ऑप्शनल नहीं है। जैसे हिडन है, ये तो पहले से हमने कॉपी किया था, उस वजह से आया ऐसा कोई फील्ड अभी हम बनाना नहीं चाह रहे, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। तो अभी ये स्कीमा तो हमने बना लिया, लेकिन mongoose यानी उसको कनेक्ट नहीं किया है हमने डेटाबेस से। तो mongoose को कनेक्ट करना हो डेटाबेस से तो उसके लिए कुछ फंक्शन है, आप डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं। हर mongoose के वर्जन के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट फंक्शन चेंज हो जाता है। तो मैं जैसे यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड वाले में दिया हुआ है, इनका जो एग्जाम्पल है उसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो कोई भी API को यूज़ करने से पहले मैं इसको कनेक्ट करूँगा। तो लोकल होस्ट पोर्ट हमने चेंज नहीं किया है,
हम भी जनरली डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करते हैं और टेस्ट इन्होंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है जिसमें सब कुछ एंटर होगा। तो मैंने रीस्टार्ट कर दिया सर्वर। कोई भी कोड के बाद आपको सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा बैकएंड का। तो इससे मोंगोज कनेक्ट हो गया या नहीं वो पता लगेगा। अभी हो सकता है वो कनेक्ट हुआ हो, लेकिन अभी हमने कोई मैसेजिंग नहीं डाली हुई और थोड़े डिले तक आपको वेट करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे अभी एक एरर आ गया, उसने ट्राई किया लेकिन कनेक्शन रिफ्यूज्ड, इस पोर्ट पे कुछ अभी वो कनेक्ट नहीं हुआ। तो उसका कई रीज़न हो सकता है। सबसे बड़ा रीज़न कि डेटाबेस चल ही नहीं रहा। तो कंसोल लॉग में आप यहाँ कुछ मैसेज पुट कर सकते हो कि सर्वर कनेक्टेड टू DB या ऐसा कुछ। तो अब अगर ये मैसेज तुरंत आ जाता तो मतलब मोंगोज कनेक्ट हो गया था, और ये नहीं आ रहा तो मतलब एरर है। और ऊपर जो कैच लिखा हुआ है 19th लाइन में, उससे एरर कॉट हो जाएगा। तो हम अपने टर्मिनल में जाते हैं और MongoD सर्विस स्टार्ट करते हैं जो MongoDB को स्टार्ट करती है। तो ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैसे इंस्टॉल होता है और डेटाबेस कैसे, तो आप सीरीज देख सकते हैं। तो अभी यहाँ एक इशू आया है, ये इशू हमने पहले भी देखा है कि डेटा डायरेक्टरीज को मिल नहीं रही। बाय डिफ़ॉल्ट /data/DB में वो सर्च करता है। ऐसी कोई डायरेक्टरी ना हो तो आप DB पाथ आर्ग्यूमेंट में दे सकते हो। तो मैंने इसको डेटा देने की कोशिश की पर वो डायरेक्टरी है नहीं, तो मैं मेक डायरेक्टरी डेटा बना लेता हूँ खुद से और अब करता हूँ। तो इसके बाद में सर्वर स्टार्ट हो गया है सक्सेसफुली। अब हम रीट्राई करते हैं npm start, तो लिसन टू पोर्ट और फिर सर्वर कनेक्टेड जो कि हमने डेटाबेस के लिए लिखा है। तो सर्वर DB से कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसा कोड लिख सकते हो जो सीधे आपको डेटाबेस में एग्जीक्यूट करना हो। वैसे हम इसके अंदर पूरा कोड नहीं लिख के API में लिखेंगे और हम मानते हैं कि उससे पहले डेटाबेस कनेक्ट हो ही जाएगा, बट ये चेक करना ज़रूरी है। तो क्रिएट प्रोडक्ट नाम से मैं एक गेट API बनाता हूँ। इसमें हम वो शुरू के कुछ प्रोडक्ट जो नहीं थे, जो फ्रंट एंड में हमने 3 प्रोडक्ट डाले थे, वो हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले एक मॉडल बनाना ज़रूरी है। तो मैं एक न्यू मॉडल भी बना लेता हूँ। स्कीमा से एक मॉडल बनता है और मॉडल से जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो आपके डेटाबेस में सेव होते हैं। ये सब हम डिटेल में सीरीज़ में देख चुके हैं डेटाबेस की, आप वहाँ जाके रिवाइज भी कर सकते हैं। तो मैं लेट प्रोडक्ट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट मॉडल बनाता हूँ। इसमें हम प्रोडक्ट की डिटेल्स पुट कर सकते हैं। तो ये डिटेल तो काफ़ी कुछ यही होने वाली है, तो क्यों ना मैं इसी सैंपल को कॉपी कर लूँ। आईडी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईडी मोंगोज खुद प्रोवाइड करेगा, MongoDB खुद प्रोवाइड करता है डेटाबेस। तो बाकी सब आप एज इट इज़ कॉपी कर लोगे, यहाँ पेस्ट कर दोगे। यहाँ प्रोडक्ट में की डिटेल्स में भी मैं कुछ ऐड कर देता हूँ ताकि वो खाली ना लगे। तो इसके बाद आप सर्वर ज़रूर रीस्टार्ट कर लें क्योंकि कोई भी API कुछ भी अपडेट करने के बाद सर्वर बैकएंड स्टार्ट करना पड़ता है वापस से। तो product.save देन तो प्रोडक्ट मॉडल सेव होगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये पार्ट चलेगा। तो हम रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न करें, मे बी जो ये सक्सेस ऑब्जेक्ट आया है जो कि जनरली जो सेव्ड डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है वही होता है। और कैच में आप एरर, अगर किसी वजह से कुछ एरर आया तो वो थ्रो कर सकते हो। तो मैं response.error में एरर भेज देता हूँ। तो रीस्टार्ट करते हैं सर्वर और इस API को कॉल करते हैं। API थी क्रिएट प्रोडक्ट, तो लोकल होस्ट पे जाते हैं /create प्रोडक्ट। तो यहाँ पे API कॉल हुई और ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐड हुआ है। इसमें क्रिएटेड अपडेटेड ऐड भी मेरे को दिख रहे हैं। तो आप देख रहे हो क्रिएटेड ऐड इस टाइम पे अपडेटेड भी सेम ही होगा, वर्जन भी कुछ आया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ _ID, ये एक यूनिक ID बन गई है इस प्रोडक्ट की। यूनिक IDs डेटाबेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं चीज़ों को सर्च, रिप्लेस, फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे बन गई है। फ्रंट एंड में हमने 1 2 3 ऐसे ही ली थी, बट यहाँ पे प्रॉपर यूनिक IDs बनेंगी। अब मैं Robo3T स्टार्ट करता हूँ जिससे हम डेटाबेस देखते थे डायरेक्टली। तो डेटाबेस डायरेक्टली देखते हैं। टेस्ट कलेक्शन, टेक्स्ट डेटाबेस में एक प्रोडक्ट कलेक्शन बन गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी फील्ड्स हमको दिखाई दे रहे हैं जो हमने एज इट इज़ एंटर किए हैं। सब इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आ गई है। तो ये सक्सेसफुली ये API चली। तो अभी ये API हम ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली। आइडियली तो क्या होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए जिससे आप अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकें, जिसको हम एडमिन डैशबोर्ड या सेलर्स डैशबोर्ड बोलते हैं, जहाँ पे सेलर अपने आइटम डाल सके। बट अभी इस प्रोजेक्ट के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो अब मैं प्रोडक्ट 2 एंटर कर देता हूँ, उसका डेटा कॉपी करता हूँ। तो मैनुअली वर्क कर रहा हूँ मैं। और एक और प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो अब एप्पल वॉच वाला डेटा भी हमने पुट कर दिया। तो अब 2 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इन ऑब्जेक्ट को अभी हम रीड कैसे करें सबको एक साथ, तो उसके लिए भी हम एक सिंपल API बना सकते हैं जिससे हम प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट फाइंड कर सकें डेटाबेस से। तो एक और गेट API बनाते हैं, उसको अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ। और इस API को हम बोलते हैं /product। तो इसमें हम चाहते हैं सारे प्रोडक्ट जो सेव्ड हैं वो रिटर्न हो जाएं। तो product.find, सारे फाइंड करने, कोई भी कंडीशन नहीं है तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट, और देन सक्सेसफुल होने पे
हमको वो रिटर्न कर देगा पूरा एरे। तो इस रिज़ल्ट को आप response.send में भेज दोगे। तो ये एक सिंपल API बन गई। इसको आप रीस्टार्ट करके चेक कर सकते हो कि ये प्रॉपर बिहेव कर रही है क्या। तो /product को कॉल करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट, एक एरे आ गया और इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं क्लियरली। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये सेकंड ID वाला ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। वैसे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट थे, तो आप तीसरा ऑब्जेक्ट भी मैनुअली एंटर कर लीजिए। जो फ्रंट एंड में ID3 नाम से हमने एक एप्पल आईफोन भी बना रखा था, तो उसको भी मैं मैनुअली कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको भी मैं रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी ये एंटर हो गया होगा। इसमें मैंने गलती से ID छोड़ दिया था, बट वो फिर भी एंटर नहीं होगा क्योंकि स्कीमा उसको वैलिडेट कर लेगा। तो ID नाम का कोई फील्ड नहीं था, तो सेव नहीं होगा। तो स्कीमा से काफ़ी फ़ायदा है। npm स्टार्ट करते हैं। तो अब ये तीनों प्रोडक्ट आपको यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि फ्रंट एंड में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको फ्रंट एंड में चाहिए तो बैक एंड से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो API के थ्रू हम ये गेट कर लेंगे। तो मैं ब्लैंक कर लेता हूँ प्रोडक्ट को और इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट टाइम हम फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट करेंगे। तो जो हमने अभी कुछ थंग फंक्शंस बनाए थे वहाँ पे हम उनको यूज़ करेंगे, उनसे API से डेटा लाएंगे और उसको पास करेंगे अपने एक्शन में। पर अभी ऐसा कोई फंक्शन है नहीं जो कि इनिशियलाइज़ करता हो प्रोडक्ट्स को, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो हमने पहले से ही इनिशियलाइज़ किए हुए थे फ्रंट एंड में। तो इनिशियलाइज प्रोडक्ट नाम से एक नया फंक्शन मैं बनाता हूँ। इसका टाइप मैं इनिक प्रोडक्ट कुछ बना लेता हूँ और ये यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। और इसमें कुछ पेलोड की ज़रूरत नहीं है, सीधे बैकएंड को कॉल करेगा उस API को और जितने प्रोडक्ट्स हैं फर्स्ट टाइम में वो लेके आएगा और आपके फ्रंट एंड में पुट कर देगा। तो इसको हम कहाँ डिफ़ाइन करें, तो प्रोडक्ट रिड्यूसर सही जगह है क्योंकि वही प्रोडक्ट की स्टेट मेंटेन करता है। तो इसमें एक केस बनाते हैं इनिट प्रोडक्ट, और जैसा हम डिफ़ॉल्ट भी बनाएंगे, 2 केसेस जनरली होते ही हैं, एक मिनिमम एक केस और एक डिफ़ॉल्ट केस। इसमें मैं रिटर्न करूँगा वो जो स्टेट है उसको, और जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें ऐड कर देंगे। तो जो स्टेट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसको स्प्रेड करेंगे और उसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो नए आ जाएंगे जो कि पेलोड से आएंगे। तो प्रोडक्ट्स विल बी action.payload। तो इस तरह से नया स्टेट आएगा। तो स्विच फंक्शन होगा, स्विच हमने नहीं लिखा इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। तो स्विच action.type, उसके बेसिस पे ये दोनों केसेस हम चला सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोडक्ट रिड्यूसर, अभी तक इसमें कोई फंक्शन नहीं था, अब एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे पेलोड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स नाम से कुछ एरे आएगी और वो हम पास कर देंगे। तो अब हम API कॉल करते हैं। तो API कॉल करने के लिए या तो आप फेच यूज़ कर सकते हो जो डायरेक्टली अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, बट मैं यहाँ पे npm axios इंस्टॉल करूँगा जो कि मेरा फेवरेट है और ये काफ़ी इजी भी है। इससे थोड़ा इंट्यूटिवली आप API कॉल कर पाओगे। तो Axios का हमने वीडियो पहले बनाया हुआ है तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो आप इंपोर्ट कर लो Axios को फ्रॉम Axios जो आपने इंस्टॉल किया है। इसको यहाँ आपको स्ट्रिंग की तरह देना होगा। बाकी आपको कोई डिटेल में पढ़ना है तो आप Axios के npm doc पे जाके पूरा देख सकते हो कि कैसे यूज़ करना है, कैसे फंक्शंस हैं, बट ये हम पहले कर चुके हैं तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं सीधे Axios को यूज़ करना चालू करता हूँ, axios.get। तो उससे आप सीधे get API को कॉल कर सकते हो। और get API की लोकेशन क्या है, जो पूरी लोकेशन है वो आपको देनी होगी, यानी लोकल होस्ट 8080/product, जिससे आपके सारे प्रोडक्ट रिटर्न होते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि कॉल बैक का कैसा स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी देन कैच उस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो कहीं उसी रिस्पॉन्स से आएगा। तो अभी तो पेलोड में कुछ है नहीं। तो ये हम कहाँ कॉल करेंगे फर्स्ट टाइम, तो इनिशियलाइज प्रोडक्ट को हम होम पेज पे कॉल कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम जैसे ही होम पेज खुलेगा इनिशियलाइज प्रोडक्ट कॉल हो जाएगा। सीधे किसी कंपोनेंट में ऐसे फंक्शन को कॉल करना सही नहीं है। मैं इसको AC लिख देता हूँ, एक्शन क्रिएटर है क्योंकि ये भी। तो यहाँ यूज़ इफेक्ट हुक यूज़ करते हैं ताकि ये शुरू में एक बार कॉल हो जाए जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर होगा, और यहाँ डिपेंडेंसी खाली छोड़ दें ताकि ये बार बार लोड ना हो। यहाँ ऊपर पुट कर देते हैं इसको। तो अब
ये कॉल होगा या नहीं वो हम इंस्पेक्ट में कंसोल में साथ साथ चेक करते रहेंगे कि ये चीज़। तो अभी एक्सियोस एरर आ रहा है, ये कह रहा है कोर्स एरर क्रॉस ओरिजिन, क्योंकि आप एक लोकल होस्ट पोर्ट से दूसरे लोकल होस्ट यानी एक सर्वर से दूसरे को कॉल कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि रिएक्ट भी एक सर्वर पे ही चल रहा है npm स्टार्ट में अपने आप। तो कोर्स एरर हमने डिस्कस किया हुआ है, रिक्वायर कोर्स कर लेते हैं। कोर्स का जो मिडलवेयर है वो हमको पुट करना पड़ेगा हमारे बैकएंड में। तो app.use कोर्स इनिशियलाइज कर लें। तो ये काफ़ी सिंपल है। अब आप कोर्स एक तरह से अलाउ कर दोगे। स्पेसिफिक कुछ कंडीशन भी देनी ज़रूरी है कोर्स को एक्सियोस के साथ ढंग से चलाने के लिए रिएक्ट के केस में, तो वो भी हम सेट करेंगे अभी। तो अभी आप देख रहे हो कैसे डेटा आ रहा है और इसमें 3 प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। तो 2 बार कॉल हुआ है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन आपके पास हर प्रोडक्ट सही से आ रहा है। तो इसको हम रिसीव कर सकते हैं यहाँ पे जहाँ हमने API कॉल की थी। तो ये रिस्पॉन्स में क्या क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर डॉट डेटा है, उसमें हमारा सारा डेटा आ रहा है। तो आपको इस चीज़ को एक्चुअली डिस्पैच के अंदर लिखना चाहिए फंक्शन के, ताकि आप डिस्पैच यूज़ कर सको। और यहाँ डिस्पैच करेंगे तो इसमें हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो उसके अंदर हमारा पूरा एरे, तो वो हमको सही से मिल जाएगा। तो होप करते हैं ये चीज़ सही है और इससे हमारे प्रोडक्ट लोड हो जाएंगे। रीलोड करता हूँ मैं, तो अभी कुछ इशू आया है, ये सही से काम नहीं किया। तो इनिशियलाइज प्रोडक्ट में यहाँ पे डिस्पैच पास करना ज़रूरी था। आपको याद होगा कि डिस्पैच करना पड़ता है हर एक्शन क्रिएटर, तो वो चीज़ हम भूल गए। तो डिस्पैच करेंगे, इसका स्पेलिंग भी मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, हर जगह कुछ गड़बड़ है। तो अब रीलोड करते हैं। तो अब आप देख ही रहे हो कि नीचे प्रोडक्ट्स आ गए थे। वापस से रीलोड करते हैं तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे सही से आ रहे हैं। थोड़े से बड़े दिखाई, शायद जूम आउट किया हुआ है मैंने, जूम इन किया हुआ है। अब जूम आउट करता हूँ तो ये सही दिखाई दे रहे हैं और ये बैकएंड से आ रहे हैं। और इसको कैसे प्रूव करें कि ये बैकएंड से आ रहे हैं, हम डेटाबेस में जाते हैं, Robo3T से मैं डेटाबेस खोलता हूँ, उसमें कुछ डेटा चेंज करके देखते हैं। और अगर वो डेटा जैसे 100 है इसकी प्राइस एक प्रोडक्ट की, इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ 120, सेव कर देता हूँ, रीलोड करते हैं। तो अब यहाँ 120 हो गई है इस हेडफोन की। तो सब कुछ बैकएंड से अब आ रहा है, कुछ भी आपके फ्रंट एंड पे स्टोर नहीं है। तो एक फर्स्ट API हमने ढंग से यूज़ कर ली है। अब हम और APIs कनेक्ट करते हैं आगे चल के। तो अभी आप देख रहे हो कि जैसे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर product/undefined आता है, क्योंकि हमको कहीं उसकी ID नहीं मिल रही है, ये undefined आ रही है। तो ID क्यों नहीं मिल रही है जबकि ID तो है। आपने देखा था Mongoose एक ID क्रिएट करता है, एक्चुअली उस ID का नाम है _ID। तो हमको हर जगह ये अंडरस्कोर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखें कि इसमें .id नहीं ._id बनती है बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड में। तो आपको अगर यूज़ करनी है तो डायरेक्टली उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा जो डेटा बैकएंड से आता है उसको ID बनाने के लिए। तो जहाँ जहाँ .id मैंने यूज़ की थी वो _id मैंने कर दिया, तो उससे होपफुली ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अब हम वापस से रीलोड करते हैं होम पेज को। तो अब किसी भी प्रोडक्ट पे जाके क्लिक करोगे तो ऊपर देखो उसका प्रोडक्ट/ पूरी ID आ रही है और सही प्रोडक्ट लोड हो रहा है। तो प्रोडक्ट डिटेल पेज भी अपने आप सही से काम करने लग गया, क्योंकि बैकएंड से सही डेटा आ रहा है, उसमें एक _ID भी है। अब ऐड टू कार्ट नेक्स्ट फंक्शनलिटी है जिसको हम बैकएंड से अटैच करना चाहेंगे। तो ऐड टू कार्ट के लिए देखते हैं कि फ्रंट एंड में क्या था। तो यहाँ पे आइटम्स हैं, इसमें हमको कुछ पुश करना रहता है। तो बैकएंड में भी पहले एक कार्ट नाम की स्कीमा बनाते हैं ताकि कुछ कार्ट जैसा कलेक्शन हो जिसमें हम कुछ पुश कर सकें। तो मैं प्रोडक्ट स्कीमा कॉपी कर रहा हूँ, फिर इसको मैं कार्ट स्कीमा लिख दूंगा। और इसमें काफ़ी कम चीज़ें होंगी, जैसे हमने कार्ट्स में अभी तक देखा है कि कार्ट में केवल एक आइटम्स है, और आइटम्स में अपने आप में वो एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे टाइप में आप यहाँ लिख सकते हो और यूँ भी लिख सकते हो कि ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली आपको स्कीमा लिखनी होगी, कौन सी स्कीमा को ये फॉलो करता है। तो टाइप इज़ लाइक प्रोडक्ट स्कीमा। ये प्रोडक्ट स्कीमा को एग्जैक्टली फॉलो करता है या नहीं ये तो हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए मैं यहाँ छोड़ देता हूँ ताकि इसका वैलिडेशन अपने आप हो जाए कि इसमें प्रोडक्ट टाइप ही है। और यूज़र ID भी हम एक दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि यूज़र कौन है जिसका ये कार्ट है, क्योंकि अब ये बैकएंड है तो यहाँ पे कई यूज़र एक साथ आ सकते हैं और उन सबके अलग अलग कार्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक यूज़र ID मेंशन करना रहेगा। तो मैं टाइप नंबर दे देता हूँ इसका यूज़र ID,
वैसे नंबर नहीं होगा, वो हम बाद में चेंज करते हैं, पर अभी मैंने जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 दे दी, तो जो भी यूज़र आईडी बनेगा वो 1 होगा और उससे हम कुछ अभी क्वेरी कर लेंगे। तो यूज़र स्कीमा बाद में डिफाइन करेंगे, तब यूज़र आईडी आएगी। अभी मैं एक डमी 1 आईडी दे देता हूँ। कार्ट का मॉडल बना लिया है। अब नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ कार्ट रिड्यूसर फ्रंट एंड में हम क्या कर रहे थे। तो ऐड टू कार्ट की जो फंक्शनलिटी है उसमें बेसिकली हम आइटम्स में कुछ एक आइटम फाइंड करते थे, ये चेक करने के लिए कि वो आइटम ऑलरेडी कार्ट में है या नहीं, और नहीं होता था तो उस केस में हम सीधे सीधे एक्शन डॉट पेलोड और क्वांटिटी 1 वो ऐड कर देते थे। तो यही 2 टास्क थे, पहला कि चेक करना कि कार्ट में आइटम है या नहीं, और है तो इग्नोर कर देते थे टोटली। और तो ये जो पहला केस है इफ़ वाला, और दूसरे केस में हम पुश कर देते थे विद द क्वांटिटी 1। तो क्वांटिटी एक नई चीज़ ऐड करते थे हम, क्योंकि क्वांटिटी आपको याद है तो प्रोडक्ट में क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है, तो हम पहली बार कार्ट में जाते थे तो ही क्वांटिटी डिफाइन करते थे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे लगाना चाहेंगे बैकएंड पे। तो मैं पोस्ट बना देता हूँ ताकि डेटा भेज सके हम, और /कार्ट। तो क्या लॉजिक लगाएंगे, तो हम कार्ट में फाइंड करेंगे। जैसे कार्ट को फाइंड करना काफ़ी आसान है, आपको बस यूज़र आईडी 1 मैच करनी होगी। तो मैंने क्योंकि अभी 1 दी है कोई भी जगह पे डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी, और आइटम आईडी वो है जो कार्ट में भी आप ऐड करना चाह रहे हो, तो आइटम आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से तरह से आ जाएगी। तो कार्ट में आप फाइंड कीजिए थ्रू यूज़र आईडी। तो जैसे आइटम लिखा हमने, तो फाइंड 1 कर दें क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक ही कार्ट फाइंड करना है एक यूज़र के लिए। तो यहाँ पे हम सीधे क्योंकि यूज़र आईडी से फाइंड कर लेंगे कि कार्ट इस यूज़र आईडी का कहाँ है। तो यूज़र आईडी की जो ऊपर वैल्यू हमने पास की है 1, वो ये है। तो अब इसमें जो भी आइटम्स हैं वो आपको ऐड करने हैं। तो रिजल्ट डॉट आइटम्स, रिजल्ट मतलब वो कार्ट आपको मिल गया होगा रिजल्ट में, जो ऑब्जेक्ट आपने यूज़र आईडी 1, और उसमें आइटम्स में आपको फाइंड करना है कि ये आइटम आईडी पहले से तो नहीं है, वरना तो आपको ऐड ही नहीं करना। तो जो हमने आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये फ्रंट एंड से जो हमने आइटम भेजा होगा उसकी आईडी से मैच करना है। तो आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी तो वो है जो इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड हैं आइटम्स बैक एंड पे, और आइटम आईडी जो कैमल केस में लिखी है वो हमने फ्रंट एंड से भेजी है, उससे हम मैच करेंगे। अगर मैच हो जाता है तो यानी वो आइटम पहले से एग्जिस्ट करता है तो आपके पास है कि आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। अब मैं रिप्लेस क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फंक्शन जो अभी हम बना रहे हैं पोस्ट कार्ट, ये कई जगह अब हम यूज़ करने वाले हैं, ना कि केवल ऐड टू कार्ट में, बट एक तरह से जब कोई आइटम की क्वांटिटी वगैरह भी अपडेट होती है, तो क्वांटिटी अपडेट होती है तो एक तरह से आइटम डिलीट ही नहीं हो, मतलब आइटम को इग्नोर नहीं करना होता, उसकी नई क्वांटिटी ऐड करोगे। तो रिप्लेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस लगाऊंगा। एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरे को आइटम भी चाहिएगा कुछ चीज़ों के लिए, तो मैं आइटम फ्रंट एंड से भेजूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉट आइटम में, और उसको हम उसकी आईडी को सीधे जैसे आप बैकएंड में भी कर रहे हो अंडरस्कोर आईडी से एक्सेस कर सकते हो। इसको मैं आईटी कर देता हूँ जो हम आइटरेटर ले रहे हैं, और इसको आइटम, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब भी ये सेम स्टेटमेंट है, आप इसको समझें। तो आईटी तो वो है जो आपने रिजल्ट डॉट आइटम बैकएंड से जो निकाले उनको आइटरेट कर रहे हो, और आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी फ्रंट एंड से आपने जो आइटम भेजा उसको। तो ये इसकी फाइंड इंडेक्स हम कर लेते हैं। फाइंड इंडेक्स भी एक फंक्शन है, और इस इंडेक्स पे हम डायरेक्टली रिप्लेस कर पाएंगे या स्प्लाइस कर पाएंगे, जो भी आप करना चाह रहे हो। तो पहले हम चेक करते हैं कि इस ग्रेटर देन 0, यानी आपको वो मिल गया है, तो मिल गया है तो वहाँ पे आपको रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस का लॉजिक आप लगाएंगे। तो रिजल्ट डॉट आइटम्स स्प्लाइस में इंडेक्स, जो भी आपको इंडेक्स मिली आइटम इंडेक्स 1, और उसकी जगह आइटम जो आपने फ्रंट एंड से आइटम भेजा उससे आपने रिप्लेस कर लिया इसको। तो एक तरह से रिप्लेस कर लिया। ऐड टू कार्ट में भी ये काम कर जाएगा क्योंकि आप सेम ही अगर आप वापस कर रहे हो तो रिप्लेस से भी क्या फ़र्क पड़ेगा, और चेंज क्वांटिटी वगैरह में भी ये काम कर जाएगा। एल्स अगर कुछ नहीं मिला है तो बेसिकली आपको पुश ही करना है इस आइटम को। तो रिजल्ट डॉट आइटम्स डॉट पुश। तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ आइटम्स की, ताकि इसको शुरू से वो एरे जैसा लगे। तो पुश कर दिया मैंने आइटम, ताकि आइटम्स एरे रहे। रिजल्ट डॉट सेव कर लेते हैं, और अगर ये सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो हम रिस्पॉन्स में भेज देंगे जो भी ये RES रिस्पॉन्स है।
ये RES दोनों जगह हो गया है, तो इसको आपको चेंज करना होगा क्योंकि हम रिस्पॉन्स भी RES ले रहे हैं और इसका रिजल्ट भी। तो एक और चीज़ है कि क्वांटिटी 1 भी हमको ऐड करनी पड़ेगी जब फर्स्ट टाइम आप पुश कर रहे हैं इस चीज़ को। तो पहले मैं API को कॉल कर लेता हूँ। जो API है इसमें पोस्ट होगा और कार्ट होगा और वो आइटम भी आपको पुश करना पड़े रहेगा। तो वो आइटम मैंने आइटम नाम से दिया है, पर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है प्रोडक्ट, तो इस तरह से यहाँ आइटम और सामने प्रोडक्ट लिखा रहेगा। तो ये पोस्ट हो गया और रिस्पॉन्स हमारे पास कुछ आएगा, उसके हिसाब से हम डिस्पैच करेंगे ऐड टू कार्ट को। अभी डिस्पैच को कमेंट करता हूँ, देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। प्रॉपर आएगा तभी हम आगे की चीज़ लिंक करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मैं बैकएंड को रिस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चेंजेस हम उसमें कर चुके, और रीलोड करते हैं और ऐड टू कार्ट को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे एरर आ गया है, कुछ सही से नहीं चली है API। देखते हैं बैकएंड में, यहाँ आइटम ऑफ अनडिफाइंड, तो इसको request.body.item ये अनडिफाइंड लग रहा है। तो request.body अनडिफाइंड का मतलब है कि मोस्टली मतलब ये है कि रिक्वेस्ट की बॉडी नहीं आई, यानी हो सकता है आपने कुछ गलत कॉल किया है। तो उसका रीज़न हो सकता है कि आपने बॉडी पार्सर ही इंस्टॉल नहीं किया। तो इवन दो बॉडी पार्सर एक्सप्रेस के साथ आता है, बट उसको हमको यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ जेसन पार्सर पुट कर दूंगा। ये जेसन आएगा कहाँ से? बॉडी पार्सर से ही। तो उसका तरीका थोड़ा सा क्या है वो देखते हैं। कॉन्स्टेंट जेसन रिक्वायर बॉडी पार्सर, ये आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आता ही है एक्सप्रेस के साथ, और जेसन यहाँ पे। तो ये सीधे आप यूज़ कर सकते हो। तो अब request.body काम करना चाहिए। सर्वर रीस्टार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। कुछ अभी भी कुछ एरर आया है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी आइटम्स ऑफ नल। तो यहाँ अब आइटम्स में कुछ इशू आ रहा है। तो रिजल्ट डॉट आइटम्स, तो इसका मतलब है कि इसको कोई कार्ड ही नहीं मिला। नल आने का मतलब यही है कि कार्ड डॉट फाइंड वन में नल मिला है। उसका एक रीज़न ऑब्वियस है कि अभी तक कोई कार्ड है ही नहीं हमारे डेटाबेस में, तो आपने कार्ड तो बनाया ही नहीं अभी तक। तो यहाँ एक चेक लगा देते हैं कि रिजल्ट डॉट आइटम्स में कुछ तो होना चाहिए, तभी वो आ गया है। या फिर आप कहो कि रिजल्ट होना चाहिए, वो नल नहीं होना चाहिए। तो उसके आगे ये पूरा जितना भी कोड है वो उसी के अंदर आपको रखना चाहिए। तो ये मैंने इसमें पेस्ट कर दिया, तो एक चेक लग गया कि नल होने पे ये सब कुछ हो। और एल्स में क्या होगा कि यानी फर्स्ट टाइम आप इस कार्ट में कुछ भेज रहे हैं तो कार्ट क्रिएट हो जाए। तो लेट कार्ट इक्वल टू न्यू कार्ट, जैसे हम कार्ट क्रिएट करते हैं, और कार्ट डॉट यूज़र आईडी, जो यूज़र आईडी हमने ऊपर पुट किया है 1, वो उसमें चली जाएगी। और कार्ट आइटम्स, जो आइटम आपने पहला पुट किया है बस उसका एरे में पुट हो जाएगा और कार्ट सेव हो जाएगा। तो यही कार्ट सेव होता है, और इसी को हम जैसे यहाँ पे रिजल्ट डॉट सेव कर सकते हैं, और इसको भी मैं सेम तरीके से यहाँ पे भी, इसको बस मैं कार्ट बोल रहा हूँ, है तो वो ऊपर रिजल्ट भी कार्ट, दोनों केस में अब कुछ रिजल्ट तो जाएगा। तो मैंने ये पेस्ट कर दिया है। तो अब हर केस में, इवन दो फर्स्ट टाइम भी कार्ट नहीं भी है, तो कार्ट क्रिएट हो जाएगा, आइटम उसमें पुट हो जाएगा। तो सारे केसेस हमने इसमें हैंडल कर लिया। आई थिंक मैं इसको यहाँ भी कार्ट बोल देता हूँ ताकि क्लियर रहे कि हम कार्ट भेज रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स देखते हैं या कंसोल लॉग में क्या आएगा, उससे ही हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो अभी तक जैसे यहाँ कार्ट बना ही नहीं था डेटाबेस में। अब ऐड टू कार्ट करता हूँ, कुछ डेटा आया है और सक्सेसफुली ऐसा लग रहा है कि इसमें आइटम्स है, एक आइटम भी आया है, तो ये कार्ट ही होगा, यूज़र आईडी भी है। बैकएंड में जाते हैं या कलेक्शन को रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्ट्स आ गया और उसमें एक आइटम भी आया है जो आपने ऐड किया था। तो कार्ट बन गया है सक्सेसफुली। तो रिस्पॉन्स में तो कार्ट आ गया है, पर ये जो प्रोडक्ट नए आए हैं वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में आएगा आपका पूरा कार्ट। और अगर आपको आइटम चाहिए जो नया आया है, तो वो तो शायद रिस्पॉन्स डॉट डेटा के भी आइटम्स में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम एक्शन डॉट पेलोड एज इट इज़, जो भी हम वहाँ से भेज रहे हैं, और उसमें क्वांटिटी 1 ऐड कर रहे हैं हम यहाँ फ्रंट एंड पे। ये क्वांटिटी 1 भी आप चाहें तो पहले ही ऐड कर सकते हैं बैक एंड पे, ये हमने अभी तक की नहीं थी। तो मैं एज इट इज़ एक्शन डॉट पेलोड में ही जो फाइनल नया आइटम्स का एरे है वो भेज दूंगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और एक्शन डॉट पेलोड ही आइटम्स में आ जाएगा। तो इस तरह से तो क्वांटिटी कहाँ ऐड करें? आइटम डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं।
लेकिन 1 हमेशा नहीं लेनी होगी। अगर आप मान लीजिए क्वांटिटी पहले से 2 ऐसा कुछ चेंज भेज रहे हैं तो क्या होगा, तो इस केस में आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आइटम की क्वांटिटी डिफाइन नहीं है तभी क्वांटिटी इक्वल टू 1 आप डिफाइन करें तो बेटर होगा। तो एक कंडीशन पुट कर देते हैं, इफ़ आइटम डॉट क्वांटिटी, या फिर कह सकते हैं इफ़ नॉट ऑफ आइटम डॉट क्वांटिटी, मतलब अगर क्वांटिटी नहीं है तो आइटम की क्वांटिटी 1 हो जाए, अदरवाइज आप उसको टच ना करें, जो भी क्वांटिटी आई है फ्रंट एंड से वो सही है, तो ये 1 हो जाएगी, इनिशलाइज हो जाएगी। तो अब क्वांटिटी भी सेव होनी चाहिए डेटा में। तो रीलोड करते हैं सर्वर को, और यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ। तो ऐड करते ही आप यहाँ देखोगे तो बैकएंड से ये चीज़ आई है आइटम्स, इसमें 2 आइटम हो गए हैं अब। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आइटम्स है वो एक्शन डॉट पेलोड में तो पूरा कार्ट भेज रहे हैं, तो डॉट आइटम्स में आइटम्स आपके आ जाएंगे, तो कार्ट में वो ऊपर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं होगा। ऐड करता हूँ कार्ट में कुछ तो शायद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आइटम्स में देखेंगे तो 2 आइटम्स तो आ गए, एक और ऐड करते हैं। तो यहाँ ऐड करते ही 3 आ गया। 3 क्यों, पहले 2 तो थे और जैसे ही आपने क्लिक किया तो 3 आइटम्स वहाँ से रिटर्न हुए होंगे। तो कुछ तो काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ टोटलिंग में मिस्टेक आ रही है, कुछ बैकएंड से डेटा करप्ट आ रहा होगा, तो वो हम देखेंगे क्या इशू है। और यहाँ कार्ट में 3 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को रीलोड करूँगा तो कार्ट में 3 नहीं आएगा क्योंकि हमने पेज शुरू होते ही कार्ट डाउनलोड नहीं किया। तो यहाँ आइटम्स में देखें तो 3 आइटम्स आपके पास आ रहे हैं। तो इसमें ऐसी क्या चीज़ मिसिंग है, तो आप देखोगे यहाँ क्वांटिटी है ही नहीं, और क्वांटिटी नहीं है तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल गलत हो रही होगी। तो क्वांटिटी क्यों नहीं आई, इवन दो डिफ़ॉल्ट 1 तो आनी चाहिए थी। उसका एक रीज़न है, इनिशियली स्कीमा जैसे हमने डिफ़ाइन किया था। अगर आपको याद हो तो हमने स्कीमा में लिखा था कि वो प्रोडक्ट स्कीमा जैसा होगा। तो ये जो आइटम्स में प्रोडक्ट स्कीमा, और प्रोडक्ट स्कीमा में क्वांटिटी है ही नहीं, तो वो क्वांटिटी एंटर करने पे भी वो उसको, तो स्कीमा को काफ़ी ध्यान से यूज़ करना होता है। ये कुछ ही डेटा अलाउ करता है जैसा आपने डिफ़ाइन किया। तो बेसिकली कार्ड स्कीमा प्रोडक्ट स्कीमा नहीं है एग्जैक्टली। इसके अंदर के आइटम्स, उनमें आप सीधे ऑब्जेक्ट पुट कर दीजिए, अभी के लिए आसान रहेगा। तो मैं ये चीज़ डिलीट कर देता हूँ, ये कार्ट ही डिलीट कर देता हूँ, और वापस से हम शुरुआत करते हैं। रीलोड करता हूँ मैं, ऐड टू कार्ट करता हूँ कोई चीज़ को, कुछ आइटम्स। तो यहाँ 2 कार्ट ऐड हो गए, 2 आइटम्स, कार्ट बन गया होगा, इसमें भी आइटम्स हैं। और अब आप देखो तो इसमें क्वांटिटी है, लास्ट में यहाँ पे दिख रही है, और इस वजह से यहाँ कैलकुलेशन भी जो साइड में है वो सही से आपका आ रहा है। अगर आप रीलोड करते हो तो कार्ट 0 आता है। इसका रीज़न कि जैसे ही आप कॉल करते हो, शुरू में आप एपीआई कॉल ही नहीं कर रहे हो कार्ट की, तो कार्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए भी आपको एक एपीआई लिखनी पड़ेगी। जैसे प्रोडक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए की थी, वैसे कार्ट के लिए भी आपको लिखनी पड़ेगी। उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि जब भी आप कार्ट शुरू में लोड करते हो तो वो सही से आ जाए। तो अब कार्ट से रिलेटेड कुछ और फंक्शंस भी हैं, जैसे चेंज क्वांटिटी। ये जो फंक्शन है, इसमें भी आप क्या करते थे कि फाइंड करते थे ओल्ड आइटम, उसकी इंडेक्स सर्च करते थे, उस इंडेक्स को सर्च करने के बाद वहाँ पे न्यू आइटम से उसको रिप्लेस कर देते थे एक्शन डॉट पेलोड। ये कुछ वैसा ही है जो हम बैकएंड में अभी कर रहे हैं। बैकएंड में भी तो आप यही कर रहे हो, ओल्ड आइटम भेजते हो और उसको न्यू से रिप्लेस कर लेते हो। तो एक तरह से जो हमारा वो फंक्शन है वो इसके लिए भी काम आएगा, तो आपको एक नई एपीआई बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये जो पूरा फंक्शन है इसको काट लेता हूँ, जो ये कार्ट का हमने पोस्ट किया था, और इसको हम एक कॉमन फंक्शन बना देते हैं जो हम कई जगह यूज़ ले सकें, और इसका नाम है चेंज कार्ट। कार्ट में कोई भी आइटम चेंज होगा, चाहे वो ऐड हो या उसमें कुछ क्वांटिटी वगैरह चेंज हो, तो हम ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं। इसको क्या रिक्वायर्ड है, डिस्पैच के अलावा एक आइटम। तो यहाँ पे मैं आइटम लिख देता हूँ इसको। तो ये एक रीयूजेबल पार्ट है, हम कई जगह रीयूज़ करेंगे इस पार्ट को। तो अभी वहाँ पे फंक्शन हमारा ठीक कर देते हैं जहाँ से हमने इसको हटाया था। तो यहाँ पे मैं चेंज कार्ट लिखता हूँ, इसमें डिस्पैच और प्रोडक्ट, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स जो चाहिए थे, ये काम कर जाएगा एज इट इज़ जैसा है। अब सपोज़ आपको चेंज क्वांटिटी करना है तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे भी चेंज कार्ट, डिस्पैच, और जो आइटम है ऊपर, जो नया आइटम है वो यहाँ आप पास कर दोगे, तो सेम फंक्शन कॉल होगा और नई क्वांटिटी उससे चेंज हो जाएगी। क्योंकि बाकी सब तो वैसा ही है, आप देखोगे तो आइटम वहाँ भेजा जाएगा और वो रिप्लेस हो जाएगा। तो देखते हैं ये काम करता है क्या।
तो कार्ट में अभी तो 0 आ रहा है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि कार्ट में 0 हो, इनिशियली कार्ट इनिशलाइज नहीं हो रहा है। तो कार्ट इनिशलाइज करने वाला पार्ट भी हमको लिखना चाहिए सही से दिखाने के लिए। तो मैं इस इनिशलाइज प्रोडक्ट एक्शन क्रिएटर वैसे ही इनिशलाइज कार्ट एक्शन क्रिएटर बना देता हूँ। यहाँ पे हम गेट में कार्ट लिखते हैं, ये एक API बनानी पड़ेगी, और यहाँ इनिट कार्ट लिख देते हैं। ये एक्शन भी हमको कहीं रिड्यूसर में डिफाइन करना पड़ेगा, तो बिल्कुल वही प्रोसीजर। तो ऐड टू कार्ट ऐसे ही इनिशलाइज कार्ट, इसका भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। अभी के लिए मैं ऐसा ही छोड़ देता हूँ इसको, इनिट कार्ट को। तो यहाँ गेट बना लेते हैं एक API जिससे एग्जिस्टिंग यूज़र जो लॉग्ड इन है, लॉग्ड इन तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही मान रहे हैं, वही यूज़र है, तो उसका कार्ट रिटर्न हो जाएगा। तो ये पूरी चीज़ नहीं चाहिए, बस यूज़र ID 1 चाहिए। ये सब डिलीट कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। इफ़ अगर कोई कार्ट है उसका रिज़ल्ट आता है, बेसिकली अगर कोई कार्ट हो तभी रिज़ल्ट आना ज़रूरी है, वरना तो हम एम्प्टी रिटर्न कर सकते हैं। तो सेंड में रिजल्ट डॉट आइटम्स, जो भी आपके कार्ट है उसके आइटम्स आप रिटर्न कर दें, और अगर नहीं है तो आप एक ब्लैंक रिटर्न कर दें। तो अब फ्रंट एंड पे इसको हमको हैंडल भी करना पड़ेगा। तो कैसे हैंडल करेंगे, आप पहले इसको कॉल भी कीजिए, जैसे आपने इनिशियलाइज प्रोडक्ट इसको किया था वैसे ही इसको भी डिस्पैच करके कॉल करें ताकि API कॉल हो। इसको आप ऊपर इंपोर्ट कर लें। अब रीलोड करके देखते हैं, कुछ इशू आ रहा है, कुछ लेंथ अनडिफाइंड। तो आई थिंक ये जो आइटम्स है वहाँ से हमने आइटम्स भेजा, तो इसमें डॉट आइटम्स वापस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम केवल रिज़ल्ट ही भेजते हैं जो कार्ट है एग्जैक्टली, क्योंकि वही फॉर्मेट था हमारा। और इसमें हम कार्ट जैसा बनाने के लिए इसको, क्योंकि कार्ट तो है नहीं, तो कार्ट में जनरली 2 ही आइटम्स होते हैं, तो ऊपर मैंने फाइंड 1 कर दिया है। वो भी एक रीज़न है कि फाइंड 1 में एक ऑब्जेक्ट ही जाता है। तो एम्प्टी कार्ट बनाना है तो आइटम्स में आप ब्लैंक भेज दीजिए, और यूज़र ID तो आपको पता ही है कि 1 है, या फिर आप यूज़र ID में ऊपर यूज़र ID जो है वही पास कर दें। तो यहाँ पे ब्रैकेट भी सही से बंद करें। वापस से स्टार्ट करेंगे हमारा सर्वर, रीलोड करते हैं। अब कार्ट में आपको दिख रहा है शुरू में ही 2 आ गया है, तो 2 चीज़ें हैं। अब क्वांटिटी चेंज करके देखते हैं 2, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, आप देखोगे तो कुछ इशू आ रहा है। तो मैंने क्वांटिटी चेंज करने की कोशिश की पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप 2 क्लिक कर रहे हो तो भी वो चेंज नहीं हो रहा है। तो कोई चीज़ है जिसकी वजह से UI सही से रेंडर नहीं हो रहा या कुछ एरर आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्वांटिटी चेंज हुई। तो आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे भी क्वांटिटी 1 है और यहाँ पे भी क्वांटिटी 1 है। तो बैकएंड में भी वो सही से मैसेज गया नहीं है आपका, तो क्या इशू हो सकता है। तो इनिशियलाइज कार्ट एक्शन क्रिएटर कॉल करता है, और यहाँ पे हमने एक्चुअली डिस्पैच कॉल कर ही नहीं रखा। जो चेंज क्वांटिटी था वहाँ बस हमने ये सीधे यहाँ चेंज कार्ट तक कॉल किया है, और फिर रिस्पॉन्स को हमने वापस फ्रंट एंड में रिड्यूसर में नहीं लिया। और क्या रीज़न हो सकता है, पर वो बैक एंड में भी नहीं गया, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे ओके, आप देख रहे हो ये रिज़ल्ट हम सेव ही नहीं कर रहे हैं स्प्लाइस वाले केस में। तो ये यहाँ दोनों केसेस में सेव यहाँ बाहर होना चाहिए, तो ये कुछ गड़बड़ थी बैक एंड में, तो इस केस में वो सेव ही नहीं हो रहा था। तो अब हम रीलोड करते हैं। तो ये रीलोड किया तो कार्ट में 2 आइटम्स आ गए, इसमें चेंज किया तो ये चेंज भी हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज दिख रहा है ऑर्डर में भी। और अब रीलोड वापस से करते हैं तो अभी भी 2 क्वांटिटी आ रही है, यानी बैकएंड से ही आई होगी, यानी डेटाबेस में चेंज हुआ होगा। तो आइटम्स में आप देखो तो यहाँ क्वांटिटी 2, तो ये भी चल रहा है। तो एक ही फंक्शन से, एक ही पोस्ट कार्ड से हम ऐड भी करवा पा रहे हैं, चेंज क्वांटिटी भी करवा पा रहे हैं। नेक्स्ट मैं ऐड टू कार्ट सर्च कर रहा हूँ कहाँ पे ये है, क्योंकि आई थिंक एक और जगह पे है वो, और उसको हम चेंज्ड आइटम इन कार्ट से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एग्जैक्टली अब चेंज आइटम इन कार्ट ही एक वैल्यू है। एक्शन को ऐड टू कार्ट बोलना सही नहीं है, क्योंकि हम 2 जगह वो एक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ केवल एक नाम मैंने रिप्लेस किया ऐड टू कार्ट को, अब मैं चेंज आइटम इन कार्ट बोलूँगा। कोई भी तरह के चेंज के लिए ये सेम इवेंट हम यूज़ करेंगे। तो बस आपने एक्शन का नाम बदल दिया है, चेंज आइटम इन कार्ट।
तो ये चेंज क्वांटिटी वाला रिड्यूसर यहाँ से हटा लीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इनिट कार्ट है वो भी काफ़ी कुछ चेंज आइटम इन कार्ट जैसा ही दिख रहा है, तो इन दोनों केसेस की भी ज़रूरत नहीं है। आप इनिट कार्ट को भी हटा सकते हैं और उसकी जगह चेंज आइटम इन कार्ट ही कॉल कर सकते हैं। तो आप देखोगे जहाँ आपने इनिट किया है कार्ट को, तो वहाँ पे भी आप यही पास कर दीजिए टाइप, तो सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा क्योंकि उसका रिड्यूसर भी सेम ही लिखा हुआ है। तो काफ़ी छोटा हो गया है आपका रिड्यूसर, कम केसेस, आगे भी शायद कुछ केसेस घट सकते हैं क्योंकि हर सिमिलर सिचुएशन में काफ़ी सेम रिड्यूसर फंक्शनैलिटी हम यूज़ ले रहे हैं। अब नेक्स्ट फंक्शनैलिटी जो बचती है वो है रिमूव कार्ट। तो रिमूव आइटम का जो फंक्शनैलिटी है वो भी हम एक API बना लेते हैं उसके लिए। तो जैसे मैंने अभी पोस्ट कार्ट जैसा बनाया है वैसे ही मैं एक डिलीट कार्ट भी बना सकता हूँ। तो डिलीट भी एक मेथड होता है HTTP का, उसको यूज़ कर सकते हैं। और आइटम जो आएगा वो हम बॉडी में भेज देंगे फ्रंट एंड से, तो जिस भी आइटम पे आप क्लिक करोगे डिलीट करने के लिए। तो फाइंड वन एंड डिलीट भी है पर वो यूज़ नहीं कर सकते, कार्ट को हमको फाइंड करके डिलीट नहीं करना है, हमको तो उसमें से एक आइटम हटाना है। तो काफ़ी कुछ वैसा ही लॉजिक यूज़ होगा जैसे ऊपर यूज़ हो रहा था कि कार्ट में किसी एक चीज़ को मॉडिफाई करना है। तो ये पूरा पार्ट मैं हटा लेता हूँ। तो इफ़ रिज़ल्ट अगर, या फिर ऊपर से ही लॉजिक उठाते हैं, तो ये वाला लॉजिक है जिसमें हमने एक आइटम की इंडेक्स, जो भेजा हुआ आइटम है उसकी इंडेक्स फाइंड की थी और उसको रिप्लेस किया था। काफ़ी सिमिलर होगा, बस यहाँ पे रिप्लेस की ज़रूरत नहीं है, बस हम आइटम डिलीट कर देंगे। इफ़ भी रिक्वायर्ड नहीं है, एक ही कंडीशन है, जो आइटम आया उसको आप स्प्लाइस कर दें और रिप्लेस करने की तो ज़रूरत है नहीं। और लास्ट में रिज़ल्ट सेव करके जो भी कार्ट की स्टेट होगी, मतलब उसमें से वो आइटम हट चुका होगा, वो हम वापस भेज देंगे रिस्पॉन्स में। तो रिज़ल्ट मैं 2 जगह यूज़ कर चुका हूँ ऊपर भी, तो इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। इसको आप रीनेम कर सकते हो, या तो इसको कार्ट कर दो, इसको रिज़ल्ट रहने देते हैं, लास्ट वाले को कार्ट रीनेम कर देते हैं। तो ये रिस्पॉन्स में हम कार्ट वापस भेज देंगे। तो काफ़ी सिमिलर सा स्ट्रक्चर है, हर केस में हम कार्ट ही वापस भेज रहे हैं हर API में। तो कहीं ना कहीं आपको शायद ये रिमूव आइटम वाला भी केस यूज़ नहीं करना पड़ेगा और रिड्यूसर में स्टिल चेंज आइटम इन कार्ट वाला ही काम कर जाएगा। तो कोई API का सैम्पल कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो क्या क्या चेंज करना है, यहाँ पे ये डिलीट टाइप का हो जाएगा, स्लैश कार्ट तो है ही, और बॉडी में आपको वो आइटम भेजना है। तो चेंज आइटम इन कार्ट काम कर जाएगा। तो मैं रिमूव आइटम वाला इवेंट यहाँ नहीं पुट करना चाह रहा, तो इसको ही सीधे ट्राई करके देख लेंगे। रीलोड करते हैं, यहाँ डिलीट क्लिक करता हूँ, कुछ हुआ नहीं, कहीं ना कहीं कुछ एरर आया होगा। बैकएंड में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ अंडरस्कोर ID ऑफ अनडिफाइंड आया है। तो ये अंडरस्कोर ID ऑफ अनडिफाइंड है, तो मतलब किसी वजह से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आइटम नहीं आया है। उसका एक रीज़न हो सकता है कि हमने एक डिलीट टाइप यूज़ किया है। आई डोंट नो, डिलीट टाइप में आई थिंक बॉडी नहीं भेज सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगेन इसको पोस्ट टाइप ही बना देते हैं। और यहाँ रिमूव आइटम, मैं API का नाम भी बदलता हूँ क्योंकि पोस्ट में तो ऑलरेडी कार्ट हमने एक बनाया हुआ था। तो मैं यहाँ भी API चेंज करता हूँ, इसको पोस्ट बना देता हूँ। अब इसको ट्राई करके देखते हैं वापस से कि ये फंक्शनलिटी वर्क कर रही है क्या। तो कार्ट में 2 आइटम है, यहाँ डिलीट किया तो ये प्रॉपरली डिलीट हो गया। तो वही इशू था। अब ऑर्डर भी चेंज हो चुका है, आप देख रहे हो, तो सब सही से चल रहा है आई थिंक। और यहाँ पे कार्ट सेव्ड भी है। यहाँ पे जाके देखते हैं, 2 आइटम पहले दिख रहे थे, अब रिफ्रेश के बाद एक ही आइटम दिख रहा है। तो रिमूव आइटम फंक्शनलिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो नेक्स्ट फंक्शनलिटी जो है हम इसी तरह से बना सकते हैं, जैसे एम्प्टी कार्ट भी था। तो एम्प्टी कार्ट काफ़ी सिंपल सी API होगी, आप समझ सकते हो कि बस कार्ट को एम्प्टी करना है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग API मैंने कॉपी कर ली। सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्प्लाइस की भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई आइटम आपको भेजना है। जो रिजल्ट डॉट आइटम्स है उसको इक्वल टू आप कर लीजिए खाली एरे के, और वो कार्ट आप रिटर्न कर दीजिए। तो एम्प्टी कार्ट API हमने लिख ली। इसको यूज़ कहाँ करोगे, फ्रंट एंड में जो एम्प्टी कार्ट एक्शन आपने बनाया था वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे एम्प्टी कार्ट है और इसकी जगह आप ये भेज सकते हो। और चेंज आइटम इन कार्ट ही शायद डिस्पैच में चल जाएगा। तो एम्प्टी कार्ट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, तो ये चीज़
तो इसको हम बाद में चेक कर लेंगे। मेरे ख्याल से API भी परफेक्टली चलेगी क्योंकि काफ़ी कुछ वैसा ही रिस्पॉन्स है इसका, और कार्ट एम्प्टी हो जाएगा फ्रंट एंड में भी। बैक एंड रीस्टार्ट कर लो। इसको चेक तो हम लास्ट में करेंगे क्योंकि एम्प्टी कार्ट तो एक बार यूज़ होता है जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वहाँ पे इसको हम चेक कर लेंगे। तो अब कुछ और फंक्शंस बचते हैं जिनकी API हमको लिखनी है। तो जैसे एम्प्टी कार्ट, रिमूव आइटम इन रिड्यूसर की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चेंज आइटम इन कार्ट से ही हो रहा है। तो अब क्या बचता है, ये हैं जो पर्टिकुलर रिड्यूसर में बचते हैं। तो ऐड एड्रेस एक फंक्शनलिटी है। सेट शिप एड्रेस तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फ्रंट एंड में ही शिपिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेता है, फिर ऑर्डर में उसको सेव कर लेंगे। तो प्लेस ऑर्डर एक और है। तो प्लेस ऑर्डर, ऐड एड्रेस, ये दो चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। चेंज ऑर्डर इन कार्ट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो फ्रंट एंड में ही कार्ट को ऑर्डर में चेंज कर देता है। तो आई थिंक बैक एंड में उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दो चीज़ें रह गई हैं, ऐड एड्रेस और प्लेस ऑर्डर। इनको भी हम क्रिएट करते हैं इनके लिए APIs। तो बैकएंड में एक यूज़र स्कीमा बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों यूज़र स्कीमा से रिलेटेड चीज़ें हैं। एड्रेसेस भी उसमें ऐड होगा और ऑर्डर भी। तो यूज़र स्कीमा में क्या क्या था, तो फ्रंट एंड से आप यूज़र स्कीमा देख सकते हो। इनिशियल स्टेट ऑफ यूज़र क्या थी, तो नेम, ईमेल, एड्रेस, ऑर्डर, ऐसा कुछ है। बाद में हम इसको मॉडिफाई कर देंगे जब साइन अप लॉगिन बनाएंगे, तो शायद और फील्ड्स भी हमें चाहिए होंगे, बट अभी के लिए तो ये सिंपल फील्ड्स मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो नेम है, एक स्ट्रिंग होगा। ईमेल भी हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, अभी कुछ खास वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एड्रेसेस एक एरे लेते हैं, सिंपल एरे। और ऑर्डर्स भी एक सिंपल एरे ले लेते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट एरे होंगे तो इसमें आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। और यूज़र मॉडल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो अब app.post में बनाता हूँ /user। तो इससे हम एक यूज़र में कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अपडेट यूज़र की हम एक API बना रहे हैं। पर यूज़र, तो मैं इसको अपडेट यूज़र ही लिख देता हूँ। पर यूज़र बनाने से पहले एक यूज़र होना भी चाहिए, मतलब इसको अपडेट आप किसको करोगे। तो वही एक इशू है कि जैसे हमने पहले प्रोडक्ट ऐड किए थे, अभी क्योंकि साइन अप लॉगिन का तो हमने फॉर्म बनाया नहीं है, तो एक यूज़र हमें चाहिए। अभी तक तो हम डमी यूज़र ID 1 मान के चल रहे थे, बट यहाँ पे कोई ना कोई यूज़र हमको चाहिए होगा प्ले अराउंड करने के लिए। तो यहाँ पे रिमूव आइटम की स्पेलिंग गलत है, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ऊपर एक API में हमने लिख दिया था कुछ गलत। तो एड्रेसेस मैं अभी एम्प्टी कर रहा हूँ फ्रंट एंड में क्योंकि हम सब कुछ बैक एंड से ही लेके आएंगे, तो ये भी यहाँ क्लियर कर देते हैं। और ऐड एड्रेस, यहाँ पे वो API हम कॉल करना चाहते हैं जो अपडेट यूज़र वाली API है। तो ये जो भी एड्रेस हम फ्रंट एंड से एंटर करेंगे वो हम भेज देंगे और वो यूज़र में ऐड हो जाएगा। पहले मैं ये API कॉल कर लेता हूँ। किस तरह का फॉर्मेट होगा, एक पोस्ट API है, उसमें अपडेट यूज़र एड्रेस, अब थोड़ा क्लियर करने के लिए अपडेट यूज़र एड्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे एड्रेस भेज देंगे। और यहाँ पे चेंज आइटम इन कार्ट डिस्पैच नहीं होगा, यहाँ एक्चुअल में ऐड एड्रेस ही कॉल होगा और उसमें हमारे पास response.data में एड्रेस ही आना चाहिए ताकि वो ऐड हो सके। यहाँ भी मैं API का नाम अपडेट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट हमको user.find1 एंड अपडेट भी कर सकते हैं। अगर यूज़र में आपको अपडेट फाइंड करते ही करनी है तो आप find1 एंड अपडेट भी कर सकते हैं। तो यूज़र ID से मैं फाइंड करूँगा कि अभी तक जैसे यूज़र ID 1 हम हर बार ले रहे थे, पर ऐसी कोई ID है नहीं, तो आई थिंक यहाँ इशू आएगा कि यूज़र नाम का कोई वेरिएबल भी नहीं है। और एड्रेस में हम मान लेते हैं कि जो फ्रंट एंड से request.body में आया है, तो कांस्टेंट एड्रेस वो यहाँ पे हम एड्रेस में लिख देते हैं। तो अगर यूज़र में कोई एड्रेस नाम की प्रॉपर्टी होगी तो वो सीधे ऐसे अपडेट की जा सकती है, बट एक्चुअली में यूज़र में एड्रेस नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास एड्रेसेस नाम की एक एरे है जिसमें हमको बस ये एड्रेस पुश करना है। तो इतना सिंपल नहीं होगा find1 एंड अपडेट यूज़ करने जैसा। और रियल में मेरे को देन में जो रिज़ल्ट मिलेगा, यानी जो यूज़र मिलेगा, उसमें मेरे को .addresses में पुश करना पड़ेगा जो भी नया एड्रेस आपने भेजा है फ्रंट एंड से। और फिर हमको यूज़र मॉडल को सेव कर देना होगा। तो user.save देन, और जो भी यहाँ से रिज़ल्ट आता है यूज़र का वो हम रिस्पॉन्स में भेज सकते हैं। और बाद में उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे पर्टिकुलर एड्रेस, क्योंकि मैं एड्रेस ही भेजना है तो मैं सेंड कर देता हूँ डायरेक्ट एड्रेस ही, क्योंकि वहाँ पे हम एड्रेस ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो एक प्रॉब्लम है कि अभी तक हमारे पास यूज़र नहीं है, तो मैं जैसे प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया था उसी तरह से क्रिएट यूज़र एपीआई भी बना लेता हूँ। ये भी एक टेम्प्रेरी एपीआई है, बाद में तो हम साइन अप वगैरह से काम कर लेंगे। तो क्रिएट यूज़र, अभी मैं गेट एपीआई बना रहा हूँ और इसी तरह का जैसे प्रोडक्ट में बनाया था हमने उसी तरह से मॉडल स्ट्रक्चर लेट यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम यूज़र की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी वैसे भी कम प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे नेम है, ईमेल है, ऑर्डर्स है तो ऑर्डर्स ब्लैंक छोड़ सकते हैं, एड्रेसेस भी इनिशियली एरे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो उस तरह से इसको सेव कर लेंगे। तो यूज़र डॉट सेव, देन जो भी रिज़ल्ट आएगा यूज़र का उसको रिस्पॉन्स में हम भेज देंगे। तो इससे एक यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। ये हम टेम्परली ये एपीआई यूज़ करके एक यूज़र क्रिएट करते हैं ताकि उसकी एक आईडी भी क्रिएट हो जाए। अभी तक हम एक फर्जी आईडी 1 यूज़ कर रहे हैं हर जगह, जो कि है नहीं। तो आप यहाँ देख रहे हो ये कुछ आ गया है, लेकिन ये कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे आइटम्स क्यों आ रहा है और यूज़र आईडी क्यों आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। ऐसा डेटा नहीं बना जैसा हम चाह रहे थे, तो कहीं हमने गड़बड़ की है। मोस्टली यूज़र स्कीमा में की होगी क्योंकि उसी से यूज़र बना है। तो आप एक बार ऊपर चेक कर लें। तो यहाँ देखो यूज़र स्कीमा में कार्ड स्कीमा लिखा हुआ था, ये गड़बड़ है। अब वापस से यहाँ जाते हैं, ये यूज़र कुछ गड़बड़ बना होगा तो इसको ड्रॉप कर देते हैं पूरे कलेक्शन को। वापस से रीस्टार्ट करते हैं हमारा सर्वर और यूज़र क्रिएट यूज़र कॉल करते हैं। अब सही है, नेम भी आया, ईमेल भी आया, सही स्ट्रक्चर बन गया है, एक आईडी भी क्रिएट हुई है। अब इसी आईडी को हर जगह हम यूज़ करेंगे। जो 1 अभी तक हम ले रहे थे वो 1 करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी यूज़र आईडी हो जाएगी एक टेस्ट यूज़र की। एक इनिशियलाइज यूज़र भी लेते हैं ताकि अभी तो लॉगिन तो है नहीं, तो जैसे ही इनिशियलाइज यूज़र कॉल होगा हमारा ये यूज़र डाउनलोड हो जाएगा फ्रंट एंड में, और यूज़र की सारी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग द, सबसे इंपॉर्टेंट है यूज़र की आईडी जो हम अभी तक 1 मान रहे थे। तो इनिट यूज़र करके एक एक्शन बना लेते हैं। तो ये इनिशियलाइज यूज़र कॉल कर लिया मैंने, ये कुछ एपीआई होगी। एपीआई हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो यूज़र लाएगी, अभी हमने बनाई नहीं है ऐसी कोई एपीआई। तो बैकएंड वैसे यहाँ पे ये केस पहले मैं ऐड कर देता हूँ इनिट यूज़र, और इसमें हम इस तरह से कर लेंगे। और रिटर्न में एक्चुअली में वो पूरा ही यूज़र रिटर्न होगा, तो हमको कुछ स्टेट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। या एक्शन डॉट पेलोड ही हमारी नई स्टेट होगी, यानी नया यूज़र पूरा एकदम फ्रेश डेटा बनेगा। तो बैकएंड में ये एपीआई अभी तक है नहीं, यहाँ तो हमने बस क्रिएट वाली यूज़ की थी। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी और यूज़र हम ऐसे नहीं बनाएंगे, बाद में तो हम साइन अप बना लेंगे। तो ऐप डॉट गेट यूज़र, और जैसे प्रोडक्ट के लिए किया था वैसे ही, बट यहाँ पे हमको केवल एक यूज़र फाइंड करना है, तो आप ध्यान रखिएगा कि फाइंड 1 यूज़ करना है। और प्रोडक्ट में नहीं, यहाँ यूज़र में ये एपीआई लगाएंगे तो जो फर्स्ट यूज़र है वही आ जाएगा, और रिस्पॉन्स में हम पूरा यूज़र भेज देंगे। तो ये एपीआई आई थिंक अब यहाँ परफेक्टली काम कर रही होगी, और यूज़र हमारा इनिट यूज़र से डाउनलोड हो गया होगा यूज़र रिड्यूसर में, तो स्टेट डॉट यूज़र में वो आ गया होगा। तो यहाँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा में यूज़र प्रॉपर मिल गया होगा। आई थिंक कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम ये कॉल कर लेते हैं, अभी तक हमने कॉल नहीं किया था। तो इनिशियलाइज यूज़र एक्शन क्रिएटर फंक्शन, इसको ऊपर डिफाइन भी आप कर दीजिए। तो इस तरह से कॉल हो गया। तो अब प्रोडक्ट भी इनिशियलाइज, कार्ड भी इनिशियलाइज और यूज़र भी इनिशियलाइज हो गया। तो अब रीलोड जैसे ही आप करोगे तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी आपके रिड्यूसर में प्रॉपरली आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कहीं पे एपीआई में कॉल हुआ होगा, आई थिंक यही है। इसमें एड्रेसेस भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं, ईमेल भी है, ये सब। तो इनिशियलाइज करने का भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा। जैसे आप यहाँ देखो तो यूज़र आईडी 1 है कार्ट में, ये भी चेंज करनी पड़ेगी। कार्ट की आईडी अभी यूज़र आईडी के बराबर होगी, जो कि ये है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट आईडी में जो दिखाई दे रही है आपको, और कंसोल में भी अगर आप देखोगे तो वो दिखाई देती है यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी नाम से। तो ये वाली आईडी आनी चाहिए कार्ट में भी। तो कार्ट तो क्योंकि हमने पहले डमी बना लिया था, उस वजह से उसमें आईडी 1 आ रही है अभी तक सेव्ड। तो इसका एक ऑर्डर भी होना चाहिए। सबसे पहले आपका यूज़र इनिशियलाइज होगा, तभी कार्ट इनिशियलाइज हो पाएगा, क्योंकि जैसे यूज़र इनिशियलाइज होगा वो कहेगा कि मेरे पर्टिकुलर आईडी वाला कार्ड मेरे को रिटर्न करो। अभी तक तो हम कार्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आईडी 1 से ही सर्च कर रहे थे, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी। बट ये जो डिस्पैच है ये एक तरह से यूज़र के इनिशियलाइज होने के बाद होना चाहिए। तो क्यों ना हम इसको इसके अंदर ही लिख देते हैं, तो यहाँ पे ही डिस्पैच कर देते हैं। और इसका थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम कि कार्ट का जो एक्शन क्रिएटर है उसमें हम आईडी पास कर दें, मतलब जो यूज़र की आईडी है वो पास कर दें। और एपीआई अभी तक तो मान रही थी कि
कि बैकएंड में ही हमने हार्ड कोड कर रखा था यूज़र आईडी, बट हम फ्रंट एंड से भी भेज सकते हैं कि किस यूज़र आईडी का कार्ट आपको चाहिए। तो ये इस चेंज आइटम इन कार्ट से अभी ये काम नहीं बन पाएगा, तो मैं एक नई स्टेट बना सकता हूँ। तो यूज़र आईडी में ट्राई करता हूँ यहाँ पे इनिशियल कार्ट में भेजने का, और इनिट कार्ट फंक्शन एक एक्शन हम बना लेते हैं नया, और इसमें हम आइटम्स भेजेंगे और यूज़र आईडी में यूज़र भेज दिया करेंगे जो यूज़र की आईडी है। तो दोनों चीज़ फ्रंट एंड में भी अगर आपको यूज़ लेनी हो, मान लो यूज़र आईडी, तो आप इस तरह से भेज सकते हो। तो इनिट कार्ट नाम से, तो इसमें आप ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, शायद इनिट कार्ट नाम से हमने पहले भी बनाया है, बट कहीं किसी और में वो केस बनाया होगा एक्शन। तो ये इनिट कार्ट हमने पुट कर दिया, और यहाँ पे एक्शन पेलोड और डॉट यूज़र आईडी हमने पुट कर दिया। तो इनिट कार्ट में अब हम आईडी भी सेट करेंगे और आइटम्स भी सेट करेंगे। तो फ्रंट एंड में भी यूज़र आईडी इससे मेंटेन रह सकती है, ताकि आप कुछ अगर यूज़र आईडी का फ्रंट एंड में यूज़ ले रहे हो तो वो आ सके। अब बैक एंड में यहाँ पे आप जो यूज़र आईडी आपने उधर से भेजी है उसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से एक्सेस कर सकते हो, बट हमने अभी तक वो फ्रंट एंड से भेजी नहीं है आई थिंक। तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट थी वो चेंज कार्ट को कॉल कर रही थी, और चेंज कार्ट में कहीं पे भी हम आईडी यूज़र की नहीं भेज रहे हैं। तो अभी मैं ये सब मॉडिफाई नहीं करना चाहता, क्योंकि केवल यूज़र आईडी को फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेजना वैसे भी एक सही प्रैक्टिस नहीं है। लॉगिन में अपने आप ही बैक एंड को पता होता है कि यूज़र की क्या आईडी है। तो अभी के लिए इसका एक शॉर्टकट रास्ता हम लेते हैं, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मान लेते हैं कि ये आईडी है। जैसे पहले हमने माना था कि वहाँ पे आईडी 1 है, वैसे अभी यहाँ ये मान लेते हैं। तो ये जो हम मान रहे हैं अभी, ये बाद में सॉल्व हो जाएगा वैसे, क्योंकि हम इसके आगे जब सेशंस देखेंगे तो वो सेशन इस चीज़ को सॉल्व कर देगा। और जैसे ही लॉगिन यूज़र करेगा तो बैकएंड को पता होगा कि यूज़र की आईडी क्या है, तो ये इशू नहीं आने वाला हमको, फ्रंट एंड बैक चीज़ें नहीं। तो अभी जहाँ पे भी यूज़र आईडी यूज़ हुई है जिस भी एपीआई में, वहाँ पे मैं ये पर्टिकुलर आईडी पेस्ट करता जा रहा हूँ। जैसे अभी पहले 1 एज्यूम किया था ना, उसकी जगह ये हम हार्ड कोड अभी कर रहे हैं। तो ये हम सॉल्व करेंगे एट द लास्ट, और आपको ऐसे हार्ड कोड नहीं करना पड़ेगा। जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसी का कार्ड, उसी के ही आइटम्स ऐड हुआ करेंगे। तो एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर, और हमने अभी जो ये पहले चेंज किया था इनिट कार्ट आइटम्स, इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि बैकएंड में ही सारा काम हो रहा है। बट अगेन लेट्स ट्राई। अभी जैसे कार्ट में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ ऐड करता हूँ कार्ट में, यहाँ कुछ एरर आ गया। तो ये जो आईडी आई है इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा यूज़र आईडी जो लंबी सी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद स्कीमा में पहले हमने 1 दिया था, उसको एक्सेप्ट कर रहा था। तो स्कीमा में ही गड़बड़ है। अगेन स्कीमा चेक करते हैं। तो स्कीमा में हमने ये जो यूज़र आईडी दी हुई है कार्ट के स्कीमा में नंबर दी हुई है, जबकि ये तो एक्चुअली एक स्ट्रिंग है, मतलब एक काफ़ी लंबा सा चीज़ है, ये स्ट्रिंग है। डिफ़ॉल्ट 1 दिया हुआ था, वो भी वैसे ज़रूरी नहीं है अब। तो अब रिफ़्रेश करते हैं और डिलीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुराना कार्ट बना हुआ है, इसमें यूज़र आईडी पहले से 1 डली हुई थी। आइटम्स में तो ये प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट की आईडी तो है, लेकिन यूज़र आईडी गलत आ रही है। आप नीचे देखेंगे तो यूज़र आईडी 1 है अभी भी। तो उपाय यही है कि अभी इस कार्ट को डिलीट कर दिया जाए। यहाँ पे तो आप देखोगे तो यूज़र की आईडी है एक ये, और यही वहाँ हर जगह हमने पहले से पुट कर रखी है। यहाँ आप देखोगे ये सारी वही आईडीज़ हैं। तो ज़्यादा आईडी में आप कंफ्यूज नहीं हो, केवल यूज़र आईडी को ही हम मोस्टली यूज़ करने वाले हैं। तो कार्ट्स में पुरानी आईडी तो ड्रॉप कर देते हैं कार्ट को, और स्क्रैच से सब कुछ बनाते हैं। रिफ़्रेश करते हैं और ऐड टू कार्ट करते हैं। कार्ट में ऐड हो गया होगा, नया कार्ट बना होगा, उसको रिफ़्रेश कीजिए। यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी में जो वो आईडी थी जो यूज़र की, वो भी आ गई है प्रॉपरली। अब रीलोड करते हैं तो कार्ट में कुछ नहीं आता। तो कार्ट क्यों नहीं इनिशियलाइज हो रहा है? तो यहाँ पे भी कोई इशू है, जबकि इनिट कार्ट का हमने ऑलरेडी एक फंक्शन लिख दिया था, बट क्योंकि अभी आईडी वगैरह चेंज किए तो हो सकता है उससे कुछ गड़बड़ हो रही हो। तो एक बार वापस देखते हैं कि इनिशियलाइज कार्ट में क्या गड़बड़ हो रही है। तो इनिशियलाइज कार्ट में हमने कार्ट एक्सेस किया हुआ है, और पेलोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पेलोड को हमने एक्चुअली अभी चेंज किया है, उसमें हमने आइटम्स और यूज़र आईडी कुछ इस तरह से लिख दिया, तो ज़रूर इसी स्ट्रक्चर से कुछ गड़बड़ हो रही होगी।
बाकी तो हमने यहाँ बैकएंड में कुछ नहीं चेंज किया। यहाँ हार्ड कोडेड यूज़र ID 1 है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ ये हमने अभी चेंज किया था इनिट कार्ड, और इसका पेलोड भी आपको याद होगा हमने चेंज किया था, तो उसी की वजह से कुछ इशू आया है। तो इसको ठीक करने के लिए इसको डिबग करके देखते हैं। यहाँ मैं इनिट कार्ड लिखता हूँ और उसमें ये जो पूरा रिस्पॉन्स है जो हम पेलोड में भेज रहे हैं, एक बार देख तो लें कि रिस्पॉन्स सही फॉर्मेट में है या नहीं। तो इनिट कार्ड को यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये इनिट कार्ड वाला आया है। तो इसमें आप देखेंगे तो आइटम्स के अंदर क्या है, क्या उसमें रियली में आइटम्स है? यूज़र ID में तो है, उसमें एक्चुअली पूरा कार्ट है। आइटम्स में आप देख रहे हो वापस से आइटम्स आ रहा है, तो आइटम्स में कार्ट है, इसी वजह से शायद कार्ट सही से लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्स डॉट डेटा में तो पूरा कार्ट आ रहा था। तो ये गड़बड़ है, तो आपको रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आइटम्स लिखना होगा इसमें, ये शायद सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हो रीलोड करते ही कार्ट में आ रहा है और वापस से हमारा फंक्शन चल रहा है। क्वान्टिटी 2 करने पे क्वान्टिटी यहाँ भी अपडेट हो रही है, और आई थिंक ये यहाँ सेव भी हो रही है। और बैक एंड डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे क्वांटिटी 1 दिख रही है, आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ है, रिफ्रेश करें तो क्वांटिटी 2, तो सब कुछ काम कर रहा है, कार्ट भी अपडेट हो रहा है। तो ये तो हो गया इनिशियलाइज कार्ट, सब कुछ कार्ट वापस से चल रहा है। तो बैक टू जहाँ से हमने शुरू किया था यूज़र की कहानी, कि एड्रेस उसमें ऐड करना है। वापस एड्रेस पे आते हैं। अब यूज़र हमारे पास अवेलेबल है और एड्रेस की API हमने यहाँ से कॉल कर ली थी, सब कुछ पहले सेट कर दिया था। और यहाँ हम एड्रेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा में, तो ये सब हम पहले सेट कर चुके थे। बीच में हम डाइवर्ज हो गए और हमने यूज़र बनाना चालू कर दिया। अब मैं इसमें एक एड्रेस ऐड करके देखता हूँ। कुछ भी हम डमी डेटा डालते हैं, डेमो यूज़र, कुछ फ़ोन नंबर, एड्रेस, एड्रेस टू, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, ऐड करते हैं एड्रेस। यहाँ पे प्रॉपरली हो गया फ्रंट एंड पे तो। और बैक एंड में देखते हैं, यूज़र्स में आप देखोगे तो एड्रेसेस में भी यहाँ पे ये चला गया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हमारे पास प्रॉपरली आ गया एड्रेस। यूज़ एड्रेस पे तो सेट एड्रेस हो गई, और फिर प्लेस ऑर्डर हमको कॉल करना है, तो अब प्लेस ऑर्डर कर लेते हैं। सेट शिप एड्रेस को करने की ज़रूरत नहीं है बैकएंड में, क्योंकि वो तो डायरेक्टली वैसे भी एक छोटा सा काम करता है कि उस एड्रेस को ऑर्डर में पुट कर देता है। और फाइनली हम ऑर्डर तो सेव करने ही वाले हैं, तो ऑर्डर भी कुछ सेम सा ही होगा जैसे एड्रेस है, क्योंकि एड्रेस भी यूज़र में से होता है, ऑर्डर भी यूज़र में से होता है। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जिसका नाम ऑर्डर API कर देता हूँ मैं। और डेटा काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर जैसा एड्रेस के लिए था, और बैकएंड में भी सिमिलर टाइप की API बनाते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, app.post, और जैसा मैंने वहाँ पे फ्रंट एंड पे इसका नाम दिया है /order। और API तो बिल्कुल एड्रेस वाली सी है, तो उसी को हम क्यों ना कॉपी कर लें, पूरा जो स्ट्रक्चर है। तो बस एड्रेस की जगह यहाँ ऑर्डर होगा, तो सब कुछ यहाँ पे एड्रेस आपको दिख रहा है, वहाँ ऑर्डर। वैसे ये जो सेकंड अपडेट वाला था ये हमने कभी यूज़ किया ही नहीं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो हमने फाइंड वन एंड अपडेट में पहले एड्रेस लिख के हम भूल गए थे, वो एड्रेस का कोई यूज़ ही नहीं है, हम एड्रेसेस कर रहे हैं। तो इसको आप हटा दें, यहाँ भी जैसे ऑर्डर है इसको आप हटा दें, और यहाँ जो एड्रेस है इसको भी आप हटा दें। और फाइंड वन एंड अपडेट भी नहीं है, तो ये फाइंड वन ही है, तो ये भी सही कर दें। और यहाँ पे ऑर्डर्स हो जाएगा, यहाँ ऑर्डर, यहाँ पे तो यूज़र ही है, और यहाँ पे हम ऑर्डर ही भेजेंगे, फ्रंट एंड में केवल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट। तो आई थिंक सही मॉडिफाई हमने कर दिया है ऑर्डर के हिसाब से। तो अब इस API को सेव करते हैं और बैकएंड सर्वर को रीलोड कर लेते हैं। वैसे ऑर्डर का अभी हमने कोई स्कीमा नहीं बनाया, जैसे इन सब का स्कीमा हमने बना रखा था। अब चाहे तो ऑर्डर का स्कीमा भी हम बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये दिखा रहे हैं कि ऑर्डर इज जस्ट लाइक एड्रेस सेव्ड इन यूज़र। तो ऑर्डर स्कीमा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसमें ऑर्डर ID भी होगा एक यूनिक, वो भी हम करते हैं। पर पहले अभी सिंपल ऑर्डर हमने यूज़र में पुट कर दिया, यूज़र खुद की कोई ऑर्डर की आइडेंटिटी अभी के लिए नहीं है। तो रीलोड करते हैं, तो ये एड्रेस तो सेव्ड है, ये यहाँ पे दिख रहा है, इसको यूज़ कर लेते हैं, प्लेस ऑर्डर करते हैं। तो एम्प्टी कार्ट जो हमने पहले API बनाई थी वो भी सही चल रही है, ऊपर एम्प्टी हो गया है कार्ट। और यूज़र में आप देखोगे तो एक ऑर्डर भी आ गया, और ऑर्डर में देखो एक आइटम भी है, और शिपिंग चार्ज, एड्रेस, सब कुछ है। तो बैकएंड पे तो सब सही हो गया। यहाँ माई ऑर्डर्स में ये दिख रहा है प्रॉपरली, तो माई ऑर्डर्स में भी ये प्रॉपरली दिख रहा है। हो सकता है ये फ्रंट एंड के रिड्यूसर से ही आ गया हो, जो ये माई ऑर्डर है,
बैकएंड से, तो क्योंकि हमने अभी कुछ बनाया नहीं, लेकिन आप रीलोड करके देखोगे तो भी आ रहा है। उसका रीज़न है कि जो यूज़र है वो हम इनिशियलाइज करते हैं तो उसमें ऑर्डर्स तो होता ही है यूज़र के अंदर, क्योंकि हमने ऑर्डर सेव कर लिया तो उससे ये चीज़ आ रही है प्रॉपरली। तो अब सारी चीज़ें काम कर रही हैं। आई होप जितने भी एक्शन थे 1 बाय 1 हमने सब API में कन्वर्ट कर दिए। तो इनिट प्रोडक्ट्स और ये सब तो हमने नए इंट्रोड्यूस किए हैं। रिमूव आइटम भी हमने, तो ऊपर जो जो एक्शन नहीं है जैसे चेंज क्वांटिटी, एम्प्टी कार्ट, रिमूव आइटम, ये सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जगह हमने क्या किया था, हमने चेंज आइटम इन कार्ट को ही एक रिड्यूसर की तरह है। तो मैं इसको क्लीन अप कर देता हूँ थोड़ा। तो जो पूरा एक्शंस थे वो हमने कुछ हटा दिए, जिनकी जगह अभी हम कॉमन चेंज आइटम इन कार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो सेट शिप एड्रेस नहीं रखना पड़ा, बाकी सबको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो ऑर्डर स्कीमा है, मैं इसको एक स्कीमा बना ही देता हूँ। फाइनल स्टेप है ये जो हम लेने वाले हैं, इससे हमारा पूरा पीछे का डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारे पास केवल लॉगिन का प्रोसेस बचता है। तो रिड्यूसर में जाता हूँ मैं और यहाँ पे स्टेट देखते हैं ऑर्डर में क्या क्या था, और वैसा ही एक ऑर्डर स्कीमा मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो न्यू स्कीमा, और उसमें हम ये पेस्ट कर देते हैं। तो आइटम्स ऑब्जेक्ट है, एक एरे है ऑब्जेक्ट का, शिपिंग चार्ज एक नंबर है, डिस्काउंट इन परसेंट भी नंबर है, शिपिंग एड्रेस तो एक तरह से ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसमें एड्रेस आएगा अपने आप में, और फिर नंबर है, टोटल कॉस्ट, और ये भी नंबर है। तो ये ऑर्डर का पूरा स्कीमा बन गया है। तो अपने आप जब भी, यानी ऑर्डर का भी अलग कलेक्शन बनेगा, वहाँ पे ऑर्डर सेव होगा। तो इस केस में जब भी ऑर्डर बनेगा तो वो यूज़र में तो सेव होगा, लेकिन उसका एक अलग मॉडल भी होगा। तो जैसे मैं यहाँ ऑर्डर स्कीमा से एक ऑर्डर ऑब्जेक्ट मॉडल बना लेता हूँ। तो अब न्यू ऑर्डर जब डिफाइन होगा तो लेट न्यू ऑर्डर इक्वल टू न्यू कीवर्ड ऑर्डर, और यहाँ पे हम ऑर्डर जो भी ऊपर हम पास कर रहे हैं फ्रंट एंड से वो पास कर देंगे। तो न्यू ऑर्डर डॉट सेव देन, तो ये हमारा सेव्ड ऑर्डर हो जाएगा। और इस सेव्ड ऑर्डर को हम कहाँ यूज़ करें, इसको हम यूज़र में सेव करेंगे। तो ये इसके अंदर लिखेंगे, यूज़र फाइंड करेंगे, और उसमें पुश जो हम कर रहे थे वो बेसिकली अब ऑर्डर को ना पुश करके आप सेव्ड ऑर्डर को पुश करोगे। वैसे ऑर्डर को भी कर सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेव्ड ऑर्डर में बस एक ही चीज़ एक्स्ट्रा होगी, जो एक एक्स्ट्रा आईडी बनेगी। तो अब इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं एक छोटी सी चीज़ करता हूँ। आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं जहां हम ऑर्डर नहीं सेव करेंगे, उसकी बस आईडी ऑर्डर्स में सेव करेंगे। इसको हम रेफरेंस बोलते हैं मोंगोज में या मोंगोडीबी के कलेक्शन में। तो ऑर्डर्स में मैं अब लिखता हूँ कि ऑर्डर्स एक्चुअली में रेफरेंस है ऑर्डर नाम के मॉडल का। तो वो रेफरेंस है, न कि वो एग्जैक्टली वो मॉडल का डेटा है। तो अब यहाँ हम पुश करेंगे ऑर्डर नहीं, ये जो सेव्ड ऑर्डर है इसकी केवल अंडरस्कोर आईडी। तो केवल आईडी को हम यूज़र में सेव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, तो अभी हम देखते हैं कैसे काम करेगा। तो अभी तक तो आप देख रहे हो जैसे यूज़र में पूरा का पूरा ऑर्डर सेव है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करने से नुकसान ये है कि वापस से यूज़र हमको बनाना पड़ेगा एक और बार। तो ये हमने वापस से बनाया। अभी तक साइन अप का हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है, तो वो ये API कॉल करते हैं, वापस से एक यूज़र बन गया। इस यूज़र की अब याद रखिएगा कि आईडी भी नहीं होगी, तो अगर आपका कोड इस पर डिपेंडेंट है तो वो वापस से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी आईडी थी, जितनी जगह भी, इसको वापस से एक बार रिप्लेस कर देते हैं। तो ये तो हमारा कोड चल जाएगा इससे। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इस यूज़र में अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है और एड्रेस भी नहीं है, तो एड्रेस भी वापस से ऐड करना पड़ेगा। तो सारा काम वापस जाते हैं हम। खाली कार्ट है, कुछ आइटम्स ऐड करते हैं, कार्ट में पे करते हैं, एक नया डेमो एड्रेस ऐड करते हैं, कुछ भी इनपुट्स आप डाल दीजिए, ऐड एड्रेस कर दीजिए, एड्रेस ऐड हो गया, इसको सेट कीजिए, प्लेस ऑर्डर कर दीजिए। ऑर्डर प्लेस हो गया। अब देखते हैं क्या हुआ। तो ऑर्डर्स में ऑब्जेक्ट को देखोगे तो केवल आईडी है और ऑब्जेक्ट आईडी लिखा हुआ है, और ऑर्डर्स अलग से एक कलेक्शन में पूरा सेव हुआ है जिसमें पूरी डिटेल है, इवन आइटम, टोटल कॉस्ट और आइटम्स भी हैं जो पहले सेव नहीं हो रहे थे। तो अब रीलोड करके देखते हैं। तब आप देखोगे तो माई ऑर्डर्स पे जा रहे हो तो एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि माई ऑर्डर्स तो तब खुलता था जब यूजर्स के अंदर ऑर्डर्स हुआ करते थे, और अब यूजर के अंदर तो ऑर्डर है नहीं, वहाँ तो केवल आईडी है। आईडी की जगह अगर आपको सारे ऑर्डर्स चाहिए तो इस चीज़ को बोलते हैं पॉपुलेट करना। तो आप यहाँ user.find1 में लिख सकते हो पॉपुलेट ऑर्डर्स। तो ध्यान से देखिए, ये वैसे हमने पहले मोंगो सीरीज में दिखाया हुआ है ये पॉपुलेशन,
तो इसमें हो क्या रहा है, अगर आपके पास एक रेफरेंस फील्ड है, यहाँ रेफरेंस फील्ड कौन सा था, ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स पे आप पॉपुलेट जैसे ही लगाते हो तो आईडी को सर्च करता है जो भी उसका कलेक्शन है उसमें, और उसका डेटा पूरा यहाँ पुट कर देता है। तो उससे क्या होगा, अब हम पूरा रीलोड करते हैं, सर्वर रीलोड किया, माय अकाउंट्स में गए, माय ऑर्डर्स पे गए तो ऑर्डर वापस आ गए, यानी कहीं ना कहीं ऑर्डर की इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होके वापस से आ रही है। तो यही पॉपुलेशन का वर्क है, वो जब आपको रिक्वायर चाहिए होता है तो पूरा डेटा आईडी की जगह पुट कर देता है। फाइनली जो एक चीज़ बचती है, मैं काफ़ी पहले से करना चाहता था कि हर ऑर्डर का एक यूनिक आईडी हो, तो अब तो हमारे पास फ्रंट एंड में ऑर्डर का आईडी होगा, ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी में, तो मैं उसको ऑर्डर नंबर की तरह रखता हूँ। तो ये यूआई थोड़ा गड़बड़ हो गया, आई थिंक इसको इस डिवीजन से भी नीचे हमको पुट करना चाहिए। तो अब इस ऑर्डर का भी एक यूनिक ऑर्डर नंबर हो गया, जो वो भी डायरेक्टली मोंगो से आप क्रिएट कर पा रहे हैं। अभी तक हमने पूरा ई कॉमर्स का जो बेसिक फंडा उसको हमने एपीआई में, डेटाबेस में, सब में कन्वर्ट कर लिया है। इसको एक कंप्लीटनेस देने के लिए कुछ एरर्स हैं जो हमको हटाने पड़ेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूज़र खुद से साइन अप कर पाए, खुद से लॉगिन कर पाए। जो भी हम अभी जुगाड़ बिठा रहे हैं कि पीछे हमने आईडी फिट कर रखी है, वो सब खुद से हो, और एक बार अगर यूज़र लॉगिन हो चुका है तो अपने आप सिस्टम चले, उसके ऑर्डर्स दिखाए, लॉग आउट हो जाए तो उसके ऑर्डर्स ना दिखाए, नया यूज़र लॉगिन कर सके। तो ये हम लास्ट पार्ट में करेंगे इस सीरीज़ के, तो नेक्स्ट वीडियो में वो देखते हैं, और फाइनल कंप्लीशन ऑफ दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म।